थैंक यू वेरी मच अभिषेक जोशी सर। और खुशनसीबी है मेरी जो आपका साथ आज का नहीं है। इससे पहले हम साथ में टाटा में जॉब करते थे, करीब करीब 12 साल का साथ है, 14 साल हो चुके हैं इनफैक्ट। अभी 2008 की बात है जब मिले थे। यस सर। और जितना कुछ बोला शायद मैं उस काबिल अभी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू यू? आप मुझे एक बार थम्स अप दिखा सकते हैं? मेरी आवाज क्लियर है वहां पर? थैंक यू आलोक सर, थैंक यू राजू सर। दोस्तों, मेरा नाम दीपक शर्मा है जैसा भी बताया है, और इस समय आपके साथ रूबरू हो रहा हूं यहाँ पर योग नगरी ऋषिकेश से। इस अपॉर्चुनिटी की सबसे खास बात, कोविड ने जो हमको सिखाया है, दूर रहते हुए भी हम सबसे ज्यादा नजदीक आ गए। आज एजुकेशन के लिए हमें फिजिकल प्रेजेंस होने की जरूरत नहीं है, वर्चुअल हम बहुत कुछ कर सकते हैं और करते आ रहे हैं। तो आज ज्यादा समय ना लेते हुए जो आज का सेशन मैं शुरू करने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा सभी लोग जितना पॉसिबल हो कैमरे पे रहें, डायरी पेन अपने साथ रखें, क्योंकि कब कौन सी बात आपके सामने आएगी, कौन सी बात आपको पसंद आ जाएगी, कौन सी बात लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है, ये ना मुझे मालूम है, ये सिर्फ आपको मालूम है कौन सी चीज आपके दिल को छू सकती है। बट यस, एक चीज क्योंकि जिसके बिना ये सेशन की शुरुआत कभी नहीं हो सकती। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर, उसके बाद आभारी हूं आप सभी का जो आपने इतना समय निकाला। 8:30 बजे, 8:45 बज चुके हैं, और लेट नाइट एडजस्ट किया होगा, किसी ने अपना डिनर टाइम, किसी ने अपना स्लीपिंग टाइम, लॉट ऑफ थिंग्स। तो बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं आपका। दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत एक शख्सियत जिसके बिना कोई भी सेशन शुरू नहीं हो सकता, वह हमारी टीम ईगल के फाउंडर। क्योंकि आज अभिषेक जी ने जो कुछ भी बोला, तो सच बताऊं तो ये बहुत कम है। हमारी खुशनसीबी क्या रही, या दीपक शर्मा की खुशनसीबी क्या रही, या नासिर जी बैठे उनकी खुशनसीबी क्या रही, कि वो शख्सियत अपना हाथ हमें थमा दिया। हमने नहीं पकड़ा, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, और इस शिद्दत से पकड़ा कि जब तक हम साथ में हैं, तरक्की, सफलता, सक्सेस ये सब आती रहेगी, बस उनको फॉलो करना है। तो आज जो कुछ भी मैं बोलूंगा यहाँ पर, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा शरीर आपके सामने दिख रहा होगा, लेकिन वो शब्द, वो सीख, वो सब मेरे गुरु, मेरे मेंटर रोहित आर्यन जी के। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां मेरे गुरु मेंटर रोहित आर्यन जी के लिए सबसे पहले, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज हम सब नहीं होते। तो रोहित सर, अगर कुछ अनजाने में भूल हो जाए बोलने में तो पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रयास करूंगा जो कुछ सिखाया है वो आगे मैं कन्वे कर सकता हूँ। तो दोस्तों, स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, एक बार आप मुझे बताइएगा जब ये विजिबल हो जाए। अभिषेक सर, विजिबल है ये? मुझे बताइए स्क्रीन। यस सर। दिख रही है? यस सर। थैंक यू। तो फॉर्मली वेलकम टू द बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम। दोस्तों, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एजेंडा क्या है वो सबसे पहले जानना जरूरी है। बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा क्योंकि कम समय में ज्यादा चीज सिखानी है। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इस चीज को लेके बहुत लोग कंफ्यूज में हैं। बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता है डायरेक्ट सेलिंग को। कोई बोलता है मेंबर वाला काम, कोई बोलता है चैन वाला काम। मतलब इस हद तक अपने आप को परसेप्शन क्रिएट करके बैठे हैं कि हमें दूसरे से बात करना भी नहीं आता है, इस बारे में कैसे बताएं। और अगर हम कर भी रहे हैं तो हमें शर्म आती है ये बात कहने में कि यस, आई एम ए प्राउडली नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल और डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल। तो ये चीज समझाने की कोशिश करेंगे, और शुरुआत हम यहीं से करते हैं। अगर ये विजिबल है, मैं आगे बढ़ता हूं स्लाइड के साथ। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है वो आज आपको इनविटेशन, एडिफिकेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, जो मेन आपका कोर पेन एरिया है, आज हमें उस पर बात करनी है। बट इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग है क्या, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग अगर देखा जाए, देयर आर टू टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल्स, क्योंकि हम बहुत सारे कंफ्यूज हैं। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में एक छोटा सा डिफरेंस है। डायरेक्ट सेलिंग में एक होती है सिंगल लेवल मार्केटिंग और एक होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं। सिंगल लेवल मार्केटिंग क्या करती है, इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आज की डेट में हम लोग बहुत अच्छे से ऑनलाइन यूजर बन चुके हैं। वी आर बाइंग ए प्रोडक्ट फ्रॉम फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, मंत्रा, बहुत सारी चीज। तो जहां पर किसी भी जगह अगर आप देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग कस्टमर, आपने कोई ऑनलाइन ऑर्डर दिया, आपके घर में डिलीवर हुआ, लेकिन उसका जो मार्जिन है, उसका जो प्रॉफिट है, उस मीडिएटर के पास जाता है। मीडिएटर करता क्या है? मीडिएटर बहुत सिंपल चीज करता है, बल्क में एक प्रोडक्ट है वो उसको अपने पास स्टॉक करता है,
उसको लाइजनिंग सिस्टम में डालता है और अकॉर्डिंग टू ऑर्डर वो सप्लाई करता है। ये होती है सिंगल लेवल मार्केटिंग, यानी कि सारा का सारा बेनिफिट या प्रॉफिट आप जिसे कह सकते हैं वो केवल एक पर्टिकुलर मीडिएटर या सोर्स ऑफ ओरिजिन के पास चला जाता है। इसके अलावा सेकंड जो है नेटवर्क मार्केटिंग, इसको हम पर्सन टू पर्सन कनेक्टिंग भी बोल सकते हैं, वन टू वन माउथ पब्लिसिटी। देयर आर मेनी वेज। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि यहां पर जो इंसान डायरेक्ट लॉन्च करता है, डायरेक्ट रेफर करता है, वो भी पैसा कमाता है, और अगर किसी के माध्यम से आपकी टीम में कोई काम कर रहा है तो उसके माध्यम से पैसा कमाएगा। तो एक छोटा सा डिफरेंस है डायरेक्ट सेलिंग का। इसको और ज्यादा एलोबरेट करेंगे क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं। डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में भी बहुत प्रॉब्लम। यस, मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर हम बात करते हैं, नॉट MLM, डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बात करते हैं, यहां पर सबसे अच्छी चीज क्या, अगर आप देखेंगे मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है, what is this? The direct person presentation, demonstration and sale of the product and services consumers usually in their homes and at their jobs। यानी कि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लाइवली डेमोस्ट्रेट देते हैं, उस प्रोडक्ट की फीचर्स बताते हैं। ये हम उसके घर पर भी कर सकते हैं या जहां पर वो कंफर्ट हो वहां पर हम कर सकते हैं। जबकि सिंगल लेवल मार्केटिंग में क्या है, एक वर्चुअल चीज है, आपने वहां से ऑर्डर दिया, एक इमेज के बेस पे आपने डिसीजन लिया, वो प्रोडक्ट आपके घर आ गया। तो उम्मीद करता हूं डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंस एक चीज समझ आई हो, लेकिन अभी दूसरा डिफरेंस बाकी है कि डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में क्या डिफरेंस है। ऐसा क्या है कि ट्रेडिशनल मार्केट को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आज भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी झिझक हो रही है। तो उसकी ओर बढ़ते हैं। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग। आज कोई भी आप बिजनेस खड़ा करने जाइए, कोई भी बिजनेस, छोटा बिजनेस आप शुरू करेंगे, 2, 3, 4, 5 लाख रुपए की तो कोई वैल्यू नहीं आई, और अगर वो हो भी गई तो आपको उसके लिए सक्सेसफुल बनाने के लिए लायबिलिटीज पहले दिन से ही लेनी पड़ेगी। कौन सी लायबिलिटीज लेनी पड़ेंगी आपको? आपके पास एक स्टाफ होना चाहिए, यानी कि आपको एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे। आपके पास स्पेसिफिक, अगर आप देखेंगे, लिमिटेड मतलब आपको प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करता हूं। वहीं पर नेटवर्क मार्केटिंग में नो एज बार, नो स्पेशल डिग्री, कोई इनकम का लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड इनकम तक जा सकते हैं। एम्प्लॉय के खर्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। टैक्स एडवांटेज आपको मिलती है, और साथ में टैक्स की लायबिलिटी नहीं मिलती, यानी कि जीएसटी और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सब कुछ आपको मिलता है मैन्युफैक्चरर द्वारा। आपका काम क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में एक प्रोडक्ट आपके पास आता है और उस प्रोडक्ट को आप पहले पर्सनल यूज करते हैं। जब उससे आपको कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो बाय डिफॉल्ट एज पर ह्यूमन नेचर हम उसको रेफर करना शुरू करते हैं। So you can see direct selling is equal to referral marketing, और ये आज के डेट में बहुत। इसके बाद हम बात करते हैं what is different traditional market and direct selling market। there is some disturbance, अभिषेक सर आप देख लीजिएगा। ट्रेडिशनल मार्केट एंड डायरेक्ट सेलिंग मार्केट को आप ऐसे समझ सकते हो दोस्तों, कोई सर आप सभी का माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। एक कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं। आज की डेट में अगर हम किसी कोल्ड ड्रिंक की बात करेंगे, एक कोल्ड ड्रिंक की कीमत कितनी होती है? कोल्ड ड्रिंक इज इक्वल टू 70। 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक आपको 70 रुपीज की मिल जाएगी, लेकिन वास्तव में क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 70 रुपीज है? नो, इट इज हार्डली 10 रुपीज। तो बीच का जो 60 रुपए कहाँ गया? वो स्टॉकिस्ट के पास, होलसेलर के पास, रिटेल शॉप के पास, और एंड में कस्टमर को पे करना पड़ता है 100%। नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस अलग है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या करता है, जो बीच का चैनल मैनेजमेंट का जो कमीशन है, वही 60 to 70% जो कमीशन है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जो पैसा 10%, 12%, 15% के रूप में अलग अलग चैनल्स पे जा रहा था, वही पैसा हमारे पास बीइंग ए कस्टमर एंड बीइंग ए डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास आ जाता है। ये है डिफरेंस, और इसकी वजह से जो भी हमारा एंड प्रोडक्ट है उसकी वास्तव में परचेजिंग कॉस्ट भी कम होती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केट प्रोडक्ट। तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड ट्रेडिशनल मार्केट में 60 से 70% पैसा टीवी स्टार्स, आपके एडवर्टाइजमेंट, आपके होर्डिंग्स, आपके सेल्स शॉप के पास जाता है। अभिषेक सर, दीपक सर, प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो रहा है।
यस सर। कंटिन्यू करूं? यस सर, यस सर। ओके, एक मिनट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में लीगल है? विकास सर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कैमरे पे भी आप ही हैं। ओके, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी लोग कंफ्यूजन है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में लीगल है या नहीं है। तो दोस्तों कुछ फैक्ट्स पे हम बात करते हैं। सबसे पहले आप आज ही इस मीटिंग के बाद एक सर्च कीजिएगा, एक रिपोर्ट डाउनलोड कीजिएगा, वो रिपोर्ट मिलेगी आपको, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। बेसिकली ये दिसंबर में रूल्स बने हैं। मैं अभी 2016 की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 9 सितंबर 2016 वो डेट है जिस दिन भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइन बनाई। उसको और ज्यादा प्यूरिफाई करते हुए डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं, जो दिसंबर 2021 में है। ये नीचे लिंक दिया है, आप इस लिंक पे जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे, फिक्की की एक रिपोर्ट है, आईडीएससी की एक रिपोर्ट है। आईडीएससी की रिपोर्ट क्या बताती है? आईडीएससी की रिपोर्ट, द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हैज बीन वर्किंग एज अ लार्ज ट्रेडिंग ग्राउंड इंडियाज माइक्रो ऑन जुलाई 15 की रिपोर्ट अगर मैं बात करता हूं। आज यहां पर आईडीएससी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट किया जा रहा है। हिमाचल के अंदर शालिनी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी उसके ऊपर पीजीडीएम में डिप्लोमा करा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप बात करेंगे तो कॉमर्स ऑनर्स के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई की जा रही है। तो भारत सरकार खुद इस चीज को आगे रोजगार के लिए, क्योंकि एक वो समझ पड़ेगा आपको कि भारत के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जो सबसे कम लागत पे ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है, आपको अपने एक व्यवसाय को चलाने की पूरी उम्मीद देता है, लेकिन उसके लिए सीखते हुए आपको बढ़ना है। तो आपको ये डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 100% लीगल है, वैध है। अगर कहीं पे किसी तरह का कोई संदेह है, सुबह है, तो उसको दूर कर दीजिएगा। ये दोनों लिंक आपके सामने है, यू कुड गो थ्रू विद दिस। नाउ अनदर थिंग, प्रोजेक्ट स्किल इंडिया, ये सर्टिफिकेट अगर आप देख रहे हैं, दिस इज माय नेम मिस्टर दीपक शर्मा, यहां पर लिखा हुआ है हैज सक्सेसफुली क्लियर्ड द असेसमेंट फॉर द रोल ऑफ इंडिविजुअल सेल्स प्रोफेशनल। भारत के अंदर आज की डेट में भारत सरकार के 3 ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रोजेक्ट नंबर 1 डिजिटल इंडिया, प्रोजेक्ट नंबर 2 मेक इन इंडिया, प्रोजेक्ट नंबर 3 स्किल इंडिया। स्किल इंडिया से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एसोसिएट किया गया है, क्योंकि स्किल इंडिया इज वर्किंग फॉर द इंप्रूविंग द स्किल्स। यहां पर आप देखेंगे, जो बहुत प्राउड की बात है, मुझे गर्व है कि बहुत सारे लोग आज जो इस ट्रेनिंग में ले भी रहे ऑलरेडी दे आर सर्टिफाइड, और जो लोग नहीं है वो स्किल इंडिया वेबसाइट पर जाकर अपने अप्लायंस से कांटेक्ट करें। और इस सर्टिफिकेट के लिए एक ऑनलाइन कोर्स होता है, उस ऑनलाइन कोर्स को जब आप पास कर लेंगे तो आपके पास भी एक सर्टिफिकेट आएगा। बट इसके अंदर 3 चीज इंपॉर्टेंट है। पहली, प्राउड की बात क्या है, एनर्जिक, जिस कंपनी में हम हैं, एनर्जिक के हम ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर माने जाते हैं। एनर्जिक कंपनी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद स्किल इंडिया, जो इंडिया के टॉप 3 प्रोजेक्ट का पार्ट है। एंड this issue certificate issued by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं सबको पहले भी बोलता आया हूं, अभी भी बोलता हूं कि गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के आप बताइए, हम लोग बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, बहुत स्टार परफॉर्मर बने, सब कुछ किया है, क्या एक बार भी 15 साल 20 साल जिसने जितने से काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, ये जो लोगो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्या आपके पास मिलता है? इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट कि आप जब इस सर्टिफिकेट्स के साथ किसी के पास प्रेजेंटेशन देने जाते हैं दोस्तों, तो आप गर्व से बोल सकते हो, यू आर द सर्टिफाइड इंडिविजुअल सेल्स प्रोफेशनल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ये कुछ चीजें हैं जो हमारे मानसिकता को बदलने के लिए काफी हैं कि डायरेक्ट सेलिंग लीगल है या नहीं है। 100% लीगल है, वैध है, और भारत सरकार के साथ साथ हर राज्य में सभी जगह इस क्षेत्र में प्रमोशन के लिए ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ रहे हैं। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को बोला जा चुका है कि अपने क्षेत्रों में डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करें। अब इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्ट सेलिंग में और क्या चीज है?
डायरेक्ट सेलिंग, हाउ टू बैलेंस आवर टाइम विद द डायरेक्ट सेलिंग। सी, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। कोई बोलता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इसलिए नहीं कर पाता हूं बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज बीइंग ए हाउसवाइफ, फैमिली के बहुत सारे काम होते हैं। किसी को लगता है सोशल वर्क में ज्यादा बिजी हूं, लोग करंट प्रोफेशन में बहुत बिजी हैं, और या फिर आपके पास कोई अन्य कारण होगा जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग पे आप उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये कुछ एक्सक्यूजेस हैं। मैं आपको बताऊं, ये नजरिए की बात है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग को अगर आपने पॉजिटिव तरीके से सोचा, सकारात्मक रूप से सोचा, तो ये सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल सकती है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए आपको 8 से 10 घंटे देने की जरूरत नहीं है। तो किसी के साथ भी अगर टाइम मैनेजमेंट का कंसर्न आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं, डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए आपको दिन के 40 से 45 मिनट एवरेज, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि इफ यू आर रेडी टू स्पेंड 6 आवर्स इन ए वीक, 6 आवर्स, 6 घंटे, केवल 6 घंटे अगर एक हफ्ते में आप देने को तैयार हैं, जिसमें से 2 घंटे आपके एजुकेशन के लिए होंगे और 4 घंटे में आपको जो लाइव हमें प्रैक्टिकल चीज करनी है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए टाइम बाउंडेशन नहीं है, टाइम फ्रीडम का काम करती है। इसके अलावा जो मेरे आपके हाउसवाइफ्स हैं, वो घर में अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब चाहे 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, अकॉर्डिंग टू दैट, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम में अपने इस प्रोफेशन को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जो बिजनेसमैन है वो अपने वीकली, जो सप्ताह में अगर कोई छुट्टी होती है, दुकान बंद होती है, तो इस काम को कर सकते हैं। जॉब में जो लोग हैं वो अपने अकॉर्डिंग टू शिफ्ट, या 5 से 8, 8 से 9, या फिर सैटरडे संडे, कुल मिला के आपके पास इस बिजनेस को करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फ्लेक्सिबल टाइम आप अपने हिसाब से चुनेंगे और उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे 1 से 2 साल के अंदर आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्राइमरी बिजनेस बन जाता है, और बाकी जो आप कर रहे हैं वो सेकेंडरी बिजनेस और सेकेंडरी जॉब प्रोफाइल में चल कन्वर्ट रहा है। और ऐसा आपने अपने लाइफ में बहुत नजदीक लोगों को देखा भी होगा कि कैसे काम शुरू किया। जैसे अभिषेक जोशी बोल रहे थे, अभिषेक जोशी के साथ मैं टाटा इंडिकॉम में काम करता, उससे पहले मैंने एयरटेल में भी काम किया, लेकिन बिना डिस्टर्ब किए जॉब को धीरे धीरे सैटरडे संडे काम करना शुरू किया था। और आज की डेट में बहुत गर्व होता है, एक सही निर्णय लिया, और प्राउडली डायरेक्ट सेलिंग में बोल सकता हूं, आई एम ए प्राउड डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम करेंगे, इसके लिए आप अपने अपलाइन के साथ जरूर बैठिएगा। नेक्स्ट, दिस सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट। अब वो कोर एरिया पे हम बात करते हैं जिसके लिए वास्तव में हमें चैलेंजेस आते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी जो सेशन लिया था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये सर्कल है, ये पॉइंट्स हैं। आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप प्रिंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं, वॉट एवर यू वांट। ये सर्कल आपका सीक्वेंस में चलता है। सबसे पहले आपको लिस्टिंग एंड चूज द राइट पीपल, दिस इज प्रोसेस। लिस्टिंग एंड चूज द राइट पीपल, उसके बाद मेक ए कनेक्ट एंड इन्विटेशन, देन विल गो फॉर शेयर द प्रोजेक्ट, आफ्टर दैट फॉलो अप एंड क्लोजिंग, राइट एटमोस्फेयर एंड डुप्लीकेशन। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने लिस्ट नहीं बनाई और आप डायरेक्ट इन्विटेशन देने चल रहे हैं, तो आपका सक्सेस ऑफ मतलब डिले हो जाएगा सक्सेस के लिए। फेलियर वर्ड नहीं यूज करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में फेलियर कुछ भी नहीं है। जिसने भी सिस्टम को फॉलो किया वो 100% सक्सेसफुल होता है। तो ये सर्कल आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसके बाद लिस्ट कैसे बनाते हैं? लिस्टिंग के लिए एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आपको लिस्ट बनाने के लिए केवल उन सभी नाम्स को पेन डाउन करना है जो आपके फोन बुक में है, या आपके माइंड में है, या आपके क्लोज रिलेशन में। आप एक एक करके विदाउट एनी प्रीजज, आपको कुछ सोचना नहीं है कि कौन लेगा या कौन नहीं लेगा। ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, उसकी सैलरी कम है, वो नहीं लेगा। ये प्रोडक्ट महंगा है लेकिन उसके पास तो ऑलरेडी है, वो नहीं लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे आप। आपको सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने हैं। आप 10 नाम, 100 नेम्स, 500 नेम्स, 1000 नेम्स, व्हाटएवर, आपको बिना सोचे आपको लिस्ट ऐसे बनानी चाहिए जैसे आपके घर में कोई फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, किसी घर में शादी है। अब शादी में अगर आपको ये लिस्ट बनानी है तो कैसे बनाएंगे? आप कोई बता सकता है? किसी को अगर मैं अनम्यूट करूं, कोई इंटरेक्शन करना चाहेगा? आलोक सर,
आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर वहां डिस्टर्बेंस नहीं है। यस सर। ओके आलोक सर, यहां पर हमें लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने का बहुत सिंपल तरीका है कि आपके पास जितने भी नाम है वो लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके बेटे का जन्मदिन है जी, आप लिस्ट कैसे बनाएंगे? आपके माध्यम से कस्टमर्स को एक बार पूरी टीम को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको एक ग्रैंड, मतलब मैं अगर बात करूं लीला, होटल लीला में हमें पार्टी देनी है, तो वो लिस्ट कैसी बनेगी जहां बजट का भी कंसर्न ना हो? आप कैसे लिस्ट बनाना चाहेंगे उसमें? सर सभी को बुलाऊंगा मैं। सभी को बुलाएंगे? सभी को बुलाऊंगा। कितने लोग हो सकते हैं लगभग? सर अपने नियर डियर दोस्त यार, दूर वाले जितने भी हैं, मतलब क्या ऐसा संभव है आप ये ऑलमोस्ट। सोच के लिस्ट बनाए यार ये आएगा तो गिफ्ट देगा और ये आएगा तो गिफ्ट नहीं देगा? नहीं गिफ्ट देगा उसको मैं देता हूँ, जो गिफ्ट नहीं देगा उसको नहीं दूंगा। ओकेजन है सर, ओकेजन के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, हर किसी को बुलाना जरूरी है। एग्जैक्टली। आप दोस्तों यहाँ पर एक चीज समझना, हम शादी में, त्योहारों में, अपने बर्थडेज ओकेजन पे सभी को बुलाते हैं, सभी को कोशिश करते हैं कि वो हमारे यहाँ पर जरूर आए। लेकिन दोस्तों मेरा पर्सनल मानना यह है कि कैंगन वाटर एक ऐसी डिवाइस है जो आने वाले सदियों तक, 25 साल तो है ही, 25 साल तक क्रिटिकल बीमारियों से हमारे घर को सुरक्षित रखने वाली प्रोडक्ट है, आपको ट्रू हेल्थ देने वाला प्रोडक्ट है। तो जब आप इसका फायदा उठा सकते हैं, हेल्थ और वेल्थ दोनों की बात है, तो ऐसा कैसे संभव है कि आप चूजी हो जाएं कि मैं इसको बताऊं या इसको ना बताऊं? तो पहले आप सारे नाम लिखेंगे, उसके बाद एक फिल्ट्रेशन होता है, यहां से आपका रोल शुरू होता है कि आप अपने अप्लायंस के साथ बैठे, जो सिस्टम में आपके पास लाया, जो इस बिजनेस को सक्सेसफुली कर रहा है, आप पर्सनली उसके साथ बैठिए। योर अपलायंस विल गाइड यू कि कौन सा नाम आपके रिलेशन हॉट कैटेगरी में आता है, कौन सा वार्म कैटेगरी है या कौन सा कोल्ड कैटेगरी है। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है, 100% नॉन टू यू, 100% डायरेक्ट नॉन टू यू और क्लोज रिलेशनशिप, ये आपके क्या होते हैं? हॉट होते हैं। 70% क्लोज रिलेशनशिप, यानी कि आपके स्पाउस के थ्रू अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो आपके वो वार्म कैटेगरी में है। आपका दोस्त है, उस दोस्त के माध्यम से किसी ऐसा इंसान मिला जो आज आपका बहुत खास दोस्त बन गया है, तो स्टिल वो आपका वार्म कैटेगरी है। आलोक सर, जैसे मान लीजिए मैं आपसे मिला अभिषेक जी के थ्रू जी, तो आप आलोक जी, अभिषेक जी की तो हॉट कैटेगरी हो गए, लेकिन दीपक शर्मा के लिए वो वार्म कैटेगरी है। वार्म कैटेगरी में वो अलग बात है कि मेरे और आपके रिलेशन अच्छे हैं, अभिषेक मिले ना मिले हम दोनों मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो वहां पर आप वार्म कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं मिले, किसी के माध्यम से हमारी जानकारी। दूसरा, लिस्ट बनाते एक और चीज ध्यान रखनी चाहिए और इसका बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आया। हम लिस्ट बनाते हैं ये सोच के कि वो हमारा हॉट है, ये प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा अगर इसमें और अपग्रेड कर दे, वो क्या है, रिवर्स कर दीजिए इसको, क्या मैं उसका हॉट हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप रिवर्स करके देखिए, रिजल्ट बढ़ जाएंगे। क्योंकि जिसको हम प्यार करते हैं, जिसको हम अपना मानते हैं, जिसके साथ हम दिल से जुड़े हुए हैं, वो हमारा हॉट है। राइट आलोक सर? फॉर एग्जाम्पल कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई चैनल है, जिसका उठना बैठना सारे काम, मतलब वो सारी सलाह हमसे लेता है, हर काम वो हमसे करवा रहा है, तो हमें लगता है वो हमारा हॉट है और हम उस कैटेगरी में हॉट कर देते हैं। बट वास्तव में क्या मैं भी उसका हॉट हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जब आप लिस्ट बना रहे हैं तो अपने अपलायन के साथ रिलेशंस को एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा कि उसके साथ कैसे रिलेशन कब से हैं, लास्ट टाइम बात कितने महीने पहले हुई थी या कितने दिन पहले हुई थी या आज सुबह ही हुई थी। क्योंकि एक चीज और भी देखी गई है लिस्टिंग के अंदर कि आपका रिलेशन है, कजन ब्रदर है, कजन सिस्टर है, हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं, ब्लड रिलेशन तो निकल रहा है कहीं ना कहीं, बट हम उससे बात सालों से नहीं कर रहे। लेकिन जब हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट में नाम आ गया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आशीष, वो एक नाम आया, आशीष इज माय कजन ब्रदर। अब उससे मैं वैसे तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे लिस्ट आई हमने लिखा हॉट और हमने आशीष को फोन किया। आशीष को फोन करने के बाद सीधा हमने क्या किया, इनवाइट कर दिया। जैसे ही हमने इनवाइट किया, आशीष के दिमाग में एक चीज आएगी, यार 1-2 साल से तुम मुझसे बात ही नहीं करी, इसने पूछा भी नहीं भाई कोविड में क्या हाल चल रहे हैं, परिवार में सही है या नहीं है, आज अचानक से मुझे बोल रहा है, इसका मतलब काम इसका है। ये गलती हमें कभी भी नहीं करनी है।
जिसके साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस टाइम बन चुका है, 1 साल 2 साल 6 महीने, आप पहले उस रिलेशन को वार्म में कन्वर्ट कीजिए। एक्चुअली वो रिलेशन कोल्ड में चला गया उस टाइम, उसके बाद धीरे धीरे आपको वार्म कन्वर्ट करना है, और फिर वो रिलेशन तो हॉट ही है, कुछ दिन के बाद देखेंगे दोबारा से पुराने रिश्ते बन चुके हैं जैसे पहले थे, और उस टाइम पे जब आप इनवाइट करेंगे तो वो आपकी 100% क्लोजिंग में कन्वर्ट हो जाता है। हॉट वार्म कोल्ड के बाद 2 कैटेगरी पे मेन ध्यान देना है, अफोर्डेबल एंड सेल्फ स्टार्टर। अफोर्डेबल का मतलब ये नहीं है कि आप वो करोड़पति लखपति हो, नहीं। सबसे पहले अफोर्डेबल को आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल आई वाज वर्किंग इन टाटा, अब मेरी सैलरी उस समय 70-80 हजार के आसपास थी। तो एक सर्कल जो बनता है हमारा, जिस कार्य में हम जुड़े हुए हैं, हमारा लगभग वही सर्कल बना होता है। कलीग हमारे उसी पैकेज में होते हैं, बिजनेस में सेफ दुकानदार है वही इनकम कमा रहा था, तो आपको एक आइडिया लग जाता है। अफोर्डेबिलिटी कोई भी इंसान आपके पास है जो आपके सराउंडिंग एरिया में, जो हाई है, अपर है, रिच है, वो तो दिख ही रहा है, बट कोई 40,000 भी कमा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉन अफोर्डेबल हो गया। नो, कोई 30,000 कमा रहा है वो नॉन अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि वो 30,000 कमाने वाला भी अगर उसके हाथ में देखेंगे तो सैमसंग फोल्ड हो सकता है। बजाज फाइनेंस बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, 5,000 डाउन पेमेंट दो, उसके बाद सारी किस्तें बना लो। तो अगर कोई इंसान सैमसंग फोल्ड ले सकता है 1.5 लाख का, 2 लाख का, तो क्या वो नॉन अफोर्डेबल है? नो। अफोर्डेबिलिटी का, नॉन अफोर्डेबल का कंसर्न होता है जहां वास्तव में जेन्युइन में आपको मालूम है कि इसकी पारिवारिक फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, वहां पे वास्तव में उसको पता है कि यस इसकी सैलरी वास्तव में बहुत कम है, बट कभी भी ऐसा नहीं है कि आप उसे छोड़ देंगे, लिस्ट में उसे हमेशा रखिए। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है अफोर्डेबिलिटी एंड सेल्फ स्टार्टर को डिसीजन लेना। सेल्फ स्टार्टर मतलब डिसीजन मेकर, क्योंकि हमारे सर्कल में, हमारे समाज में आज भी परिवार, जॉइंट फैमिली में बहुत बिलीव करते हैं। कोई भी इंसान जो डेमो दे रहा है, मान लीजिए आलोक सर मैंने आपको डेमो दिया, और डेमो देने के बाद आपको पूरा समझा दिया, 40-45 मिनट समझाया, आपको समझ भी आ गया, सब कुछ आया, बट एंड में आप बोलते हैं कि यार डिसीजन मेरा अकेले का नहीं होगा, मैं अपनी वाइफ के साथ बैठूंगा। और मैंने जो आपको 40-45 मिनट में समझाया, 1 घंटे में समझाया, वो जाके आपने वाइफ को 10 मिनट में समझाने की कोशिश करी तो कभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि सामने से आएगा कि 2.5 लाख 3 लाख के पानी की मशीन, दिमाग सही है, इसमें तो हमारे पूरे साल के खर्चे निकल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए, एक आइडिया लग जाता है कि कौन डिसीजन मेकर है, कौन वास्तव में सेल्फ डिसीजन मेकर है, कौन नहीं। जहां पर आता है कि इंसान अपने परिवार को महत्व देते हुए आगे बढ़ता है, तो वहां पर आपका फर्ज है, और इंश्योर कर लीजिए कि जब भी डेमो दे फैमिली के साथ दें। आप उसके घर में जा सकते हैं, आप अगर जूम पे दे रहे हैं पूरी फैमिली को सामने बैठा सकते हैं, और पूरी फैमिली को जब आप बताएंगे तो उससे आपकी टाइम सेविंग होगी। टाइम सेविंग जो आपने 40-45 मिनट या 1 घंटा लगाया, वो अगर घर पे गया, वाइफ को समझाया, हो सकता है वाइफ शायद सामने ही ना आए आपके, क्योंकि उसने 2-2.5 लाख सुन लिया है वो, अब उसको ये पता है ये मुझे चेपने आए हैं। अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करें, कस्टमर तो यही सोच के बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वहीं पे वाइस वर्सा कर दिया कि आलोक जी को और उनकी वाइफ को एक साथ बैठाया, समझाया, जो सवाल जवाब आने थे वो आए, वाइफ ने भी देख लिया कि वास्तव में मैं जो पानी पी रही हूँ या मेरा परिवार जो पानी पी रहा है ये तो एसिडिक है, मुझे तो चेंज करने की जरूरत है। तो कई बार ऐसा होता है, वाइफ इंसिस्ट करती है हस्बैंड को, मुझे नहीं मालूम है कि आपको ये कैसे लेके आना है, बट आपको मेरी कसम है ये प्रोडक्ट लेके आना है। क्यों? क्योंकि आपने दोनों को समझाया। अब आपको एक ही चीज को 2 बार या 3 बार समझाने की जरूरत नहीं है। जो टाइम आपका फिर से डेमो दे में जाएगा, उससे बेटर उस टाइम को यूटिलाइज करें फॉलोअप के लिए। कोई भी इंसान 99.99% हमारे यहाँ इस प्रोडक्ट को देखने के बाद, इसको छोड़ो कोई भी प्रोडक्ट देख लो, एक ही मीटिंग में ऐसा कोई बंदा नहीं मिलता आपको जल्दी से जो एकदम चेक काट के दे देगा, ले भाई आलोक भाई, दीपक भाई आप आए हो और आपको मैं चेक काट के दे रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। इट टेक्स टाइम। तो उस टाइम को वहां यूटिलाइज करना है। तो अफोर्डेबल और स्टार्टर। अब इसके अंदर एक चीज देखिए, प्रायोरिटी बहुत सिंपल है। अगर इंसान हॉट है, अफोर्डेबल है, यस है, तो ये दोनों कैटेगरी क्या आ गए, 2 पॉइंट, यानी कि प्रायोरिटी 1 है, हॉट भी है और दोनों चीजें मैच कर रही है, तो वो हमारी प्रायोरिटी 1। प्रायोरिटी 1 मतलब मान लीजिए 100 लोगों की लिस्ट है, 100 लोगों में से आपके 20 लोग हॉट निकले, उस हॉट के अंदर से भी 5 लोग ऐसे निकले जो आपकी टॉप प्रायोरिटी पे आ गए, यानी कि वो अफोर्डेबल भी है, डिसीजन मेकर भी और हॉट भी।
अगर आप उन 5 से 7 लोगों को डेमो दे दोगे तो गारंटी है 5 से 7 में से कम 3 से 4 क्लोजिंग हो जाएंगी बिकॉज ऑफ राइट लिस्टिंग। लिस्टिंग का सबसे बड़ा महत्व है, अगर लिस्ट सही नहीं है तो सक्सेस डिले होगी, और अगर लिस्ट वास्तव में सही है तो सक्सेस 100% होगी और बहुत जल्दी होगी। यहाँ पर हैं बहुत सारे लोग हैं, एक टीम है जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है, ठीक है, हमारे हरिद्वार से हैं, ठीक है, वो रिसेंटली ज्वाइन किया। उनकी लिस्टिंग पहले जो टॉप 5 नाम आए, यू वॉन्ट बिलीव कि ज्वाइनिंग के 3 दिन के अंदर वो 2A बन चुके थे, क्योंकि वो जो टॉप 5 नाम थे उन्हें पता था ये 5 ऐसे लोग हैं जो अफोर्डेबल भी हैं, डिसीजन मेकर भी हैं, सब कुछ है इनके पास, और मेरे सबसे प्रिय हैं, सबसे हॉट हैं। इनको अगर मैं बोलूंगा इनकी पेमेंट तो आ जाएगी, और अगर ये मना भी करेंगे तो मैं पेमेंट दे दूंगा तब भी मुझे दे देंगे। इस तरह का रिलेशन। तो क्या हुआ, 3 दिन के अंदर 2A बन गए। अब यही चीज अगर टीम में डुप्लीकेट हो जाएगी, हर इंसान ऐसी लिस्ट निकाल ले, तो क्या 2A बनना बहुत बड़ा काम है? ईच 1 ईच 3। तो दोस्तों, लिस्टिंग के बिना आप आगे कभी बढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, अदरवाइज बाद में रिग्रेट हो जाता है, काश मैं लिस्ट पहले बना ली। और लिस्टिंग बनाना सबसे बोरिंग प्रोसेस है, ये भी मैं बताया। कुछ लोग तो 1-1 साल लगा देते हैं लिस्ट बनाने में, और कुछ लोग 1 दिन में भी बनाते हैं, बट ये आपके लिए मैंडेट स्टेप है, इसके बिना सक्सेस आपके पास नहीं आ सकती। तो कीप राइट डाउन, जो भी नाम है लिखना शुरू कर दीजिए डायरी। नाउ इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देयर आर 3 टाइप ऑफ इनविटेशन। आप इसको प्रोस्पेक्टिंग भी बोल सकते हैं, आप इनविटेशन भी बोलते हैं। एक होती है डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन, सेकंड आती है इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन, फिर आता है सुपर इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन। डिफरेंस क्या है इसमें, अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन, जब आपकी लिस्ट बन गई, लिस्ट बनने के बाद अभिषेक सर प्लीज लुक इनटू दिस, कहां से डिस्टरबेंस आ रहा है। डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन क्या चीज है, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। अच्छा, इनविटेशन का कोई प्रोसेस फिक्स नहीं है, एक चीज लेकिन जरूर फिक्स है, आपका इनविटेशन 2 मिनट से कम में, यानी कि 1.5 से 2 मिनट के बीच में आपको अपनी बात सामने वाले तक रखनी है। आपको अपनी बात 1.5 मिनट से 2 मिनट में सामने वाले को रखनी है। अबाउट व्हाट, इस चीज के लिए हम इनवाइट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग काम आती है हमारे जो बहुत ज्यादा हॉट लोग होते हैं। यहां पर आपको डिसाइड करना है कि 2 तरह की कैटेगरी है। देखो, हमारे प्रोडक्ट पे ताकत क्या है, प्रोडक्ट एंड बिजनेस, ऐसा ही है ना। तो आलोक जी दोबारा अनम्यूट कीजिएगा, क्योंकि आप ही आ रहे हो, yes, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो हमारे प्रोडक्ट की ताकत, हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो अपॉर्चुनिटी है, उसमें क्या है, एक प्रोडक्ट है, एक बिजनेस है। आप हमेशा जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे की कमी तो नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट को लेके, हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। Exactly. आपको मालूम है कि मेरा अप्रोच कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट के पास। और आपके पास दूसरी कैटेगरी ऐसी है जहां आपके कलीग्स हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके जान पहचान के लोग हैं, अक्सर आपसे एक चीज बात करते हैं कि यार इस काम में काफी वो मंदा चल रहा है, सैलरी कम है, ज्यादा बढ़ नहीं रही है, मैं सोच रहा हूँ कुछ एडिशनल मिल जाए, राइट। तो इस तरह की बातें होती है, मतलब दैट पर्सन इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए आलोक सर, आप पहले कस्टमर हैं जो हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं। यस सर। तो वहां पर प्रोस्पेक्टिंग कैसे होगी? वहां पर प्रोस्पेक्टिंग का सबसे आसान तरीका है, एक तो आपको जल्दबाजी में रहना है, यानी याद रखिएगा 1.5 से 2 मिनट, इससे ऊपर नहीं, राइट। अब 1.5 से 2 मिनट में हम लोग क्या है, बेस्ट फ्रेंड है, राइट सर। डेली बात भी कर रहे हैं हम, हंसी कुछ लोग शादी ब्याह सब में साथ में जाते हैं, मौज मस्ती हम लोग हैं, राइट। नाउ बीइंग ए बेस्ट फ्रेंड, व्हाट टू डू। सबसे पहले मान लो आलोक सर मैंने आपको कॉल किया, राइट, तो मेरी पिच क्या होनी चाहिए वहां पे, इस चीज को समझना भी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आलोक, हेलो आलोक सुन रहा है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीपक, कैसे हो? बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ भाई तूने मेरा फोन उठा लिया, एक्चुअली मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना था। आलोक, तुझसे सिर्फ एक चीज बात करनी थी, या तू हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है, मैं देखता हूँ तेरे परिवार में सारी चीजें हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा लगा हुआ है। भाई मेरी एक चीज एक बता कि तुझे पता है कि हर प्रोडक्ट का एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट आता है, 10 से 15 साल में एक ऐसा प्रोडक्ट आता है जो हमारे घर की जान बन जाता है, यस और नो? हाँ।
तो भाई एक ऐसा प्रोडक्ट जो ट्रूली हेल्दी प्रोडक्ट है, जो पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकता है हेल्थ वाइज, ऐसा एक प्रोडक्ट मुझे मिल गया है और मैं चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट मैं तेरे साथ शेयर करूं। क्या है? क्योंकि अगर मेरी फैमिली हेल्दी है तो तेरी फैमिली भी हेल्दी रहनी चाहिए। यस और नो? यस। तो भाई क्या ये है वो? क्या है, कैसे है, मुझे पता है क्योंकि मैं अभी मीटिंग में हूं। मेरी एक बात बता, इस प्रोडक्ट को लेके मुझे तेरे साथ पर्सनली बैठना पड़ेगा, तेरे घर पे एक कप चाय मिलेगी? हाँ बिल्कुल, कभी भी आ जा। तो भाई एक काम बता मुझे, कल आऊं या परसों आऊं? परसों आ जा। परसों ना? या तो कंफ्यूज ना होना क्योंकि तू ऑफिस में भी रहता है, सुबह मिलना सही रहेगा शाम को? शाम को ऑफिस के बाद 7 बजे आ जाऊं, 8 बजे आ जाऊं? 7:30 बजे। एक काम कर, 7:30 बजे मैं खुद आ रहा हूं तेरे पास, और एक्चुअली साथ में उस इंसान को भी लेके आ रहा हूं जिसने मुझे इस बारे में बताया। और मैं बताऊं, सीरियसली बता रहा हूं भाई, नींद नहीं आई। मैंने जब प्रोडक्ट देखा, मैं देखा यार मेरी फैमिली क्या कर रही है, मैं किसके लिए काम कर रहा हूं, ऐसा प्रोडक्ट। तो भाई मुझे तो समझ आ गया, लेकिन तू मेरा बचपन का दोस्त है तो ये पता है हर चीज शेयर करते हैं। तो इस प्रोडक्ट की डिटेल लेके तेरे साथ आ रहा हूं, तैयार रहना, भाभी जी को वहीं बैठाना, बच्चों को वहीं बैठाना, साथ में रहेंगे, वहीं पे प्रोडक्ट की बात करेंगे, वहीं तेरे साथ चाय भी पीऊंगा। ठीक है भाई? ठीक तो है, परसों शाम 7:30 बजे मैं पहुंच रहा हूँ। डन है। राइट। अब आपने इस पूरे सिनेरियो में आपने 3 चीजें देखनी है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला तो आप टाइम देख सकते हो, कितने सेकंड बात हुई। दूसरा, सामने जिसको मैंने प्रोस्पेक्टिंग दी उसको मैंने क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं दिया अभी तक। जैसे ही आलोक जी ने बोला कि यार ये क्या, उससे पहले मैंने आलोक जी को बोल दिया कि भाई मुझे पता है तुझे ये जानना है, लेकिन क्योंकि अभी टाइम कम है तो मैं उसको कहां लेके आ गया, टाइम फिक्सिंग के ऊपर लेके आ गया, मीटिंग टाइम कब देना है, और कौन सी एक्साइटमेंट के साथ कि एक ऐसा प्रोडक्ट आया है। उसके बाद तो मुझे नींद नहीं आई। आपकी एनर्जी और आपके कॉन्फिडेंस को देखने के बाद जो सामने प्रोस्पेक्ट है वो भी ये सोचेगा कि यार ऐसा कौन सा प्रोडक्ट आ गया जो दीपक ने मुझे फोन करके बोला। अब वो परसों तक इंतजार कर रहा होगा। यस और नो? ट्रू है। ये तरीका है, आपकी प्रोस्पेक्टिव एक्साइटमेंट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ होनी चाहिए। ये तो अभी सिंपल एक तरीका बताया। जब मैंने इस काम को शुरू किया था तो मेरा तो एक सिंगल लाइन का प्रोस्पेक्टिंग होता था। मैं सिंपल अपने हॉट लिस्ट उठाई, उसमें से 4 को फोन किया। मान लीजिए विपिन ध्यानी जी, मैंने विपिन को एक ही चीज बोली, विपिन एक चीज बता भाई, तेरे घर में आरओ लगा है क्या? कहता हाँ आरओ लगा है। अच्छा एक काम कर, मैं परसों तेरे घर पे आ रहा हूं, जो तू पानी पी रहा है ना उसका क्वालिटी टेस्ट कराना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कि यार ऐसा क्या हो गया, मैं वो सब ये सब मिलके बताऊंगा। परसों शाम को आ रहा हूं क्वालिटी टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि तेरी फैमिली उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मेरी फैमिली। एंड बिलीव मी, जब तू देखेगा ना क्वालिटी टेस्ट, अगर अच्छा आया आई विल बी हैप्पी, लेकिन भाई सच्चाई देखने का मेरे को तो नींद नहीं आई, इसलिए मैं परसों मिलूंगा। अब उसे परसों अगर मिलना होगा तो वो बोल रहा है, अगर नहीं मिल रहा होगा तो वो एक चीज बोलेगा मुझे कि यार परसों तो मैं हूं नहीं। तुरंत मैंने गेयर चेंज किया वहां पे कि ठीक है तू परसों नहीं। अच्छा एक चीज बता, कल सही रहेगा, कल आऊं या डे आफ्टर टुमारो आ जाऊं, या 2 दिन बाद आऊं, सुबह आऊं या शाम को आऊं? सुबह आ जा। 11 बजे आऊं या 12 बजे आऊं? 12 बजे आ जा। ठीक है भाई, मैं परसों 12 बजे आ रहा हूं, घर पे रहना, क्योंकि ये क्वालिटी टेस्ट करना है। ये दूसरा तरीका था। बात मैंने क्या करी प्रोडक्ट को लेके, अभी मैंने कुछ नहीं बताया उसको। कोई भी इंसान क्वालिटी टेस्ट कराने के लिए घर में, देखो इंडिया है, फ्री में पानी का क्वालिटी टेस्ट हो रहा है, पहले यहां हो जाती है। तीसरा वे क्या है, अब आते हैं आलोक जी, अगेन आप आइए। मान लीजिए आप एक जॉब में है, मैं भी एक जॉब में हूं, और दोनों हम डिस्कस करते हैं, या आपके पास बिजनेस है, मेरे पास जॉब है, हम आपस में डिस्कस करते हैं अबाउट एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटी। यार कोविड आया, 2 साल में सब दुकान भी बंद रहती है, मुझे लग रहा है चेंज कर देनी चाहिए, मैं तो सोच रहा हूँ सब्जी की दुकान खोल लूँ, मैं सोच रहा हूँ मेडिकल स्टोर खोलूं। इस तरह की हमारी बातें होती हैं, राइट? जनरली ऐसी बात होती है। बिल्कुल। अब जैसे ही ये प्रोडक्ट आया, अब मैंने आलोक जी को फोन किया अगेन, आलोक दीपक बोल रहा हूँ। अरे आलोक एक चीज बता, याद है अपन डिस्कस किया करते थे पूरा कि कुछ एडिशनल कुछ मिल जाए, कुछ इनकम का। एक चीज बता मेरे भाई, तू उस समय मजाक कर रहा था या सीरियस था? यार सीरियस था, मार्केट की हाल पता है, ये बहुत बुरा हो रखा है इस टाइम पे। आलोक अगर तू सीरियस है ना, मतलब कसम से यार मजा आ गया भाई। एक ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में आया है, ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में है, लागत तो ना के बराबर है।
लेकिन भाई तू और मैं अगर लग गए ना पार्टनर बन के तो करोड़ों छापेंगे, ये गारंटी है। ऐसा क्या है? तो हमारी ये परेशानी है ना रोजमर्रा की, एक एडिशनल इनकम मिल जाए यार, वहां से 4 पैसे कमा लूं, जॉब भी कर लूं, भाई ये सब खत्म हो जाएगा। तो एक ऐसा क्या मिल ऐसा गया? प्रोजेक्ट है जो मेरे को तेरे साथ बैठ के ही करना पड़ेगा। अब तू मुझे ये बता, कल मिलना है परसों? भाई जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी मिल लेते हैं। तो कल मिलने फिर, जल्दी के लिए तो। कल, हाँ कर सकते हैं। अच्छा, शाम को या सुबह को? सुबह आ जा। सुबह ही आ जाता हूँ। तो एक काम कर, सुबह का एक काम करते हैं, 10 बजे या 11 बजे? सुबह अराउंड 10-11 बजे तक मिल लेते हैं। 11 बजे भाई, मैं 11 बजे ना कल मैं सिर्फ तेरे पास आ रहा हूँ सब कुछ छोड़, क्योंकि मेरी सही बताऊं, मेरी दिली ख्वाहिश क्या है, मैं तो इस प्रोजेक्ट को ले चुका हूं, तो उससे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे भाई अगर तू पार्टनर बनेगा ना करोड़ों छपेंगे। मैं ये परेशानी जो तेरी है ना वो मेरी भी परेशानी है। तो कल सुबह 11 बजे आ रहा हूँ, और हाँ उस इंसान को जरूर लेके आ रहा हूँ जिसने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया, एंड यू विल बी सरप्राइज कि ऐसा भी कुछ है दुनिया में। तो भाई कल मिलते हैं, ठीक है 11 बजे? ठीक है। ठीक है, ओके आलोक, बाय। ओके। अब आलोक सर, या अगर मैं बात करूं 2 मिनट के लिए, अगर किसी और को करते हैं यहाँ पर, कोई और स्क्रिप्ट मुझे इस समय, तेज सिंह जी दिख रहे हैं यहाँ पे, और विमल पांडे सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं? विमल पांडे जी, ओके। राकेश तोमर जी, हाँ जी। आवाज आ रही है राकेश सर? यस, आई कैन हियर यू सर। अच्छा राकेश सर, 2 तरीके से, एक तरह से ये प्रोस्पेक्टिंग बताई डायरेक्टली, एक प्रोडक्ट बेस्ड और एक बिजनेस बेस्ड। अगर हाँ हम किसी भी तरीके से करते हैं, इनमें से कोई भी तरीका हम चूज कर सकते हैं, तो हाँ जी। आपके इनविटेशन के बाद क्या कुछ ऐसा लगता है कि वो इंसान आपके पास टेबल पे नहीं बैठेगा? नहीं, डेफिनेटली बैठेगा। राइट। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है आप सब लोगों को, कि आपने ओपन एंड क्वेश्चन नहीं पूछने, क्लोज एंड क्वेश्चन पूछने। वो आएगा जरूर सिस्टम में, वो गेस्ट आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर टाइम। सुबह आऊं या शाम को? शाम को आ जाओ, आपको पता है शाम को मैं फ्री हूं। 7 बजे आऊं या 9 बजे? 7 बजे आ जाओ, आपको पता है मैं 7 बजे फ्री हूं। कल आऊं या परसों? परसों आ जाओ, आपको पता है परसों में फ्री हूं। तो आप जो चाह रहे हैं सुनना वो बता रहे हैं साहब, इसको बोलते हैं क्लोज एंड क्वेश्चन। अगर इसके लिए आपने पूछ लिया कब आऊं, तो बोलेगा 15 दिन बाद आना, भाई अभी तो मैं टूर पे बाहर जा रहा हूं। दैट इज कॉल्ड ओपन एंड क्वेश्चन। इन्विटेशन हो या क्लोजिंग हो, दोनों में हमें ध्यान रखना है, हमेशा हमको क्लोज एंड क्वेश्चन पूछने। ये तो हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल अब मेरे सामने इस समय है तेज सर। तेज सर अनम्यूट कर सकते हैं? आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। अब तेज सर मान लीजिए हम दोनों दोस्त हैं यहाँ पे, राइट? राइट सर। अब यहाँ पर मैंने आपको कॉल किया। इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग में क्या चीज होती है वो ध्यान रखिएगा। इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग इज ऑल अबाउट कि क्यूरियोसिटी जगानी है उसके अंदर। क्यूरियोसिटी कैसे जगाते हैं? क्यूरियोसिटी जगाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपने मान लीजिए तेज सर, मैंने आपको कॉल किया, राइट? हेलो तेज बोल रहे हैं? हाँ जी। तेज क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं आप? बस सब फैंटास्टिक भाई, मजे में। थोड़ा जल्दी में हूँ, लेकिन एक तरह से हेल्प चाहिए थी मेरी। एक हेल्प कर सकता है मेरे भाई? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बताइए ना। तेज, एक्चुअली मेरे पास ना एक प्रोजेक्ट आया, दैट इज एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, राइट? और मुझे ना उसके लिए कुछ ऐसे, मतलब टीम चाहिए, ऐसे लड़के हैं, मैं कोर टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस समय। ऐसे लड़के चाहिए यार जो वास्तव में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे मालूम है भाई तू ऑलरेडी सेटल्ड है, तेरे पास सब कुछ है, बट मेरे को एक ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में लगा जहां हम साल भर के अंदर कम से कम 2 से 3 लाख रुपए महीना छाप सकते हैं। तो यार मुझे ना कुछ लड़कों अच्छा। का नाम चाहिए, तेरी टीम से मिल जाएंगे क्या? क्या चाहिए? कुछ लड़कों के नाम चाहिए? हाँ यार, एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, जिसमें साल भर हम काम करेंगे, कम से कम 2 से 3 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये तो मिनिमम बता रहा हूँ। अब तू तो बिजी है, तेरे पास ठीक है, नहीं, वरना तुझे बोलता 2-3 लाख रुपए तू भी जमा। बट एक काम कर, तेरे थ्रू तेरी टीम से कुछ लड़के मिल सकते हैं जो एडिशनल पार्ट टाइम काम करने में इंटरेस्टेड हो।
पार्ट टाइम तो मैं भी कर लूंगा, कुछ अगर ऐसा ऑप्शन है तो मैं भी कर लूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लड़के तो मैं दिलवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। तू सीरियस होता नहीं है मुझे पता है, लेकिन प्रोजेक्ट इतना बड़ा है तो अब लोग तेरे पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, तो कुछ टीम के लोग बता ना, या तुझे कुछ करना है वास्तव में सीरियस है कुछ करने के लिए? नहीं पक्का पक्का मैं मतलब लड़के तो मैं अरेंज करा दूंगा, नो इशू। मेरे लड़के तो बहुत आते रहते हैं, मेरे को बोलते भी हैं जॉब के लिए, सब चीज के लिए, और मैं करा दूंगा। बट मैं भी एक बार मिल लेता हूँ, मेरे को भी बताओ एक बार यार ऑप्शन क्या है ऐसा, क्योंकि पता ही है आपको आज की सिचुएशन कैसी है। चलिए यार सपोर्ट रहा है ना, एक काम कर, मैं कोशिश करता हूँ, एक काम बता मुझे, कल या परसों कोई टाइम निकाल 1 घंटे के लिए, कल मिलूं या परसों मिलूं तेरे पास? कल तो नहीं, परसों मेरी छुट्टी है, परसों में मिल लेता हूँ। एक चीज और बता, सुबह सही रहेगा शाम को? एनी टाइम जब भी आपको कंफर्ट हो, मतलब 10-11 के बाद कभी भी मिल लेते हैं। सुबह 11 बजे मिल लेते हैं फिर। ठीक है डन। बट भाई एक चीज बता, मैं तेरे पास पहले इसलिए शेयर कर रहा हूँ, तूने इंटरेस्ट दिखाया, सीरियसली 1 घंटा दे देना इसके लिए ना। और वास्तव में सही बताऊं, चाह तो मैं भी ये रहा था, लेकिन मुझे पता तू इतना बिजी है, तेरे पास इतना पैसा है तो क्या करेगा, लेकिन अब यू आर लुकिंग सीरियसली, तो एक काम कर, मिलके प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं और फिर दोनों भाई मिलके काम करते हैं इस पे। ठीक है कहाँ मिलूं बताओ? तेरे घर ही आ जाता हूँ, मुझे तेरे घर आके डिस्कस करेंगे ना, इस बहाने यार घर बहुत दिन हो गए, आंटी अंकल से मिले, उनसे मुलाकात हो जाएगी। ठीक है डन। तो सुबह हाँ मिलते हैं, सुबह मिलते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं साथ में। डन है, परसों 10 बजे हम लोग मिल रहे हैं, राइट? डन। आ जाओ। थैंक यू, बाय, टेक केयर। अब अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करो, मैंने तेज को इंसिस्ट किया, क्यूरियोसिटी जगा दी कि ऐसा क्या है। लोग तो मैं दे दूंगा, मेरे पास टीम है, मैं दे दूंगा, लेकिन पहले तो मुझे तो बता, काम धंधा कम चल रहा है, मुझे भी बता, मैं भी करता हूं। मैंने उसको डायरेक्ट फोन नहीं किया, इनडायरेक्टली बोला। दूसरा तरीका भी है, इनडायरेक्ट के बहुत सारे तरीके आते हैं। एक और तरीका है, वो क्या है, आपके अगर कोई सीनियर है, आपके बुजुर्ग है जो आपसे एज में बड़े हैं, आप उनको फोन करके ये भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सूद सर हैं यहाँ पर, मुझे दिख रहे हैं, सूद सर क्या हम बात कर सकते हैं? सर ग्रेट मॉर्निंग। अब मान लीजिए सूद सर मेरे अंकल हैं, अब मुझे सूद सर को सिस्टम में लेके आना है, तो मैं उनसे क्या बोल रहा हूं? मैंने फोन किया, अंकल नमस्कार, दीपक बोल रहा हूं। अंकल एक्चुअली थोड़ा सा जल्दी में था, आपसे एक बात करनी थी। एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो मुझे अच्छा लगा, मैंने सुन लिया है उसको, बट आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो मैं चाहता हूं कि आपको मुझे 1 घंटा मिल सकता है, एक बार थोड़ा सा आप सुन लेंगे, फिर जैसे आप सजेस्ट करेंगे मैं उसको सोच रहा हूँ आगे कर लूं। अंकल मैं फिर कल मिल सकता हूँ आपको, कल या परसों में? ठीक है, तो अंकल मैं एक काम करता हूँ, मैं कल आता हूँ, और जिसने मुझे बताया प्रोजेक्ट में, एक बार आपसे उनका इंट्रोडक्शन करा दूंगा। एक बार जरा 1 घंटा मुझे दीजिएगा, आप समझिएगा, और अगर आपको सही लगता है तो हम इसको मिलके, मैं इस पे काम करता हूँ। मैं चाहूंगा आपका भी आशीर्वाद मुझे मिला। थैंक यू अंकल। अब पूरे सिनेरियो में तेज सर हुआ क्या यहाँ पर? डायरेक्ट एक कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ आप मिल लो, और उन्हें लाइक आपने कुछ बताया भी नहीं है, और क्योंकि आप उनसे ब्लेसिंग मांग रहे हैं तो वो आपको इनवाइट भी कर रहे हैं। आपने उनको ये भी शो किया है कि यस मैं आपके साथ, आपके आशीर्वाद से करूंगा तो बहुत बेहतरीन कर सकता हूँ, और दोनों भी कर पाएंगे। एग्जैक्टली, खुशी खुशी बुला रहे हैं वो, राइट। सी आप किसी के साथ कोई गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट आपने शेयर करना ही है वहां पे। तो आपने एक बड़े इंसान के साथ प्रोजेक्ट किया, और आपको सबको मालूम होगा एसी सूद सर 6 से हैं और 6 से 2 जा रहे हैं अभी। एट द एज ऑफ 75 उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है सर, उनके आगे तो हम कुछ भी नहीं है। बट अगर जिसने लिस्ट बनाई उसमें अगर एसी सूद सर का नाम इसलिए नहीं आता क्योंकि वो एट द एज उस समय 74, कि एसी सर तो बहुत एजेड हैं या काम नहीं करेंगे डायरेक्टली, ये सोच लिया होता, क्या आज एसी सूद सर हमारी टीम में होते? या एसी सूद सर के माध्यम से जो 1000 लोगों की टीम बनी है, क्या वो होती? नहीं होती सर। इसलिए कहते हैं किसी भी लिस्ट को प्रीजज नहीं करना है, अमीर गरीब छोटा बड़ा। डाइस गलिंग की तो खासियत यही है कि यहाँ पे एज बार है ही नहीं, एजुकेशन बार है ही नहीं, इनकम बार है ही नहीं, ये सारे रिस्ट्रिक्शन होते ही नहीं। सुपर इनडायरेक्ट में क्या होता है? सुपर इनडायरेक्ट के लिए सबसे जो मेरा फेवरेट है, सबसे फेवरेट, वो बहुत ही मतलब लगता है दिल को,
वो क्या चीज है उसको एक बार समझते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे के पार्ट पे। नाउ इसके लिए अगर मैं किसी को बुलाऊंगा, कौन तैयार है यहाँ पर? विकास सेठ सर, आवाज आ रही है विकास सेठ सर? यस सर, यस यस आवाज आ रही है। सुपर इनडायरेक्ट क्या होता है आपके माध्यम से समझाने की कोशिश कर। फॉर एग्जाम्पल विकास सर को मैं कॉल करता हूँ, विकास, दीपक बोल रहा हूँ भाई। हाँ जी दीपक सर बताइए। अच्छा भाई, अच्छा हो तूने फोन उठा लिया। एक चीज मुझे बता, तेरे पास पासपोर्ट है क्या? यस पासपोर्ट है? यस। चल भाई मजा आ गया, काम बन गया। चल ठीक है, फोन रख, मैं बाद में फोन तेरे से। अरे कुछ ऐसा क्या हो गया तूने फोन अरे कर बिजी दिया? हूँ मैं, तो ये बाद में बात करूंगा ना, तो टेंशन ना ले। रख अभी फोन, ठीक है, बाय। ठीक ठीक ओके। ये चीज क्या हुई? विकास सर के पासपोर्ट है। विकास सर अब मान लीजिए पासपोर्ट आप पे नहीं है, राइट? आपके पास पासपोर्ट नहीं है। अब अगेन मेरी कॉल आती है, विकास दीपक बोल रहा हूँ भाई, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। अच्छा सुन, मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो एक चीज बता, तेरे पास पासपोर्ट है क्या? नहीं जरूरत नहीं पड़ी भाई, अभी पासपोर्ट क्या था कुछ। यार क्या कर दिया, तेरे पास सच में नहीं है पासपोर्ट? नहीं नहीं। चल ठीक है, फिर रख, कोई बात नहीं। अगर तेरे पास पासपोर्ट नहीं है तो बाद में मिलता हूँ तेरे साथ फिर, ठीक है? ऐसा क्या है जो पासपोर्ट का तूने भाई ने मांगा, ऐसा क्या है? अरे यार एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, सोचा था भाई के साथ मतलब देश विदेश सब जगह जाएंगे, पैसा भी कमाएंगे, इसलिए सबसे पहले तेरा नाम आया। अब तेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है, यार क्या करूं बता। नहीं तो पासपोर्ट में इतना बड़ा इशू नहीं है, पासपोर्ट तो बन जाएगा। मेरे को प्रोजेक्ट बता अच्छा दो चल भाई। चल, सुन 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 सुन, अभी मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, ठीक है? बाद में बात करते हैं, तू देख ले अगर तेरे पास कुछ होता है तो। तेरे पास है 8-10 दिन का टाइम ना, बात करता हूँ मैं तेरे से, ठीक है? चलो मैं फिर कॉल करूंगा एक बार, अभी आप फ्री हो जाओ फिर ठीक है विकास, ठीक है, कल कॉल करना। ओके। अब पूजा मैम। हाँ जी सर। अब एक चीज बताइए पूजा मैम, अगर विकास के साथ जो मैंने बात की है, हाँ जी। पासपोर्ट नहीं है और मैंने फोन काट दिया, तो क्या अंदर फीलिंग चल रही होगी? कि पासपोर्ट नहीं है, पर किस लिए पासपोर्ट चाहिए था? यानी कि एक एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी, क्यूरिसिटी। राइट? आप जो कॉल्स कर रहे हो, क्यूरिसिटी आप उसके अंदर मतलब पैदा कर रहे हो कि क्या चीज है ऐसी जो उनको चाहिए पासपोर्ट, तो वो क्यूरियोसिटी है मेन। और अगर उसने बोला है और तब भी मैंने फोन रख दिया, अच्छा ठीक है रख, तेरा पासपोर्ट है, गुड, मैं करता हूँ बात, उस केस में भी उसके पास क्यूरियोसिटी है। हाँ जी। जनरली सुपर इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, मेरे फोन काटने के बाद सामने से अपने आप कॉल आनी शुरू हो जाती है, जब तक उससे बात ना हो जाए। हाँ जी। भाई तू बता तो सही, पासपोर्ट की कुछ तो बता, तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो हॉट लिस्ट है, वो दोस्त है हमारे। अब ये हॉट हो या वार्म हो, अगर आपने इस तरह से प्रोस्पेक्टिंग की तो वो आपसे सामने से पूछेगा ही पूछेगा, ये ह्यूमन नेचर है। और सामने से एक बार बात हो तब उसको रात को या लेट इवनिंग में फोन करो, वो पूछेगा भाई मुझे बता। उस समय मैंने एक चीज बोल देनी है हमको कि यार देख, सीधी सी बात यह है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड और यू आर माई सिस्टर, वॉट एवर। एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है, हेल्थ और वेल्थ दोनों के साथ है। इसमें हमें फॉरेन ट्रिप में भी जाना होगा, फॉरेन में भी काम करना होगा, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट है जो पर्सनली सच बताऊं तो 1 घंटा बैठना पड़ेगा तेरे से। exactly. 1 घंटा बैठना है, तू बता कल मिल सकता है या परसों? सामने से रिप्लाई आएगा कल या परसों, राइट? अच्छा फिर वही प्रोसेस होगा, कल मिलेगा या परसों, सुबह मिलेगा या शाम 7 बजे या 8 बजे। ये हमारे क्लोज एंड क्वेश्चन होते हैं किसी भी प्रोस्पेक्टिंग पे। तो ये अगर हमारी राइट लिस्टिंग है, अगर हमें पता है कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है हॉट वार्म के ऊपर, तो हमारे पास एक पिक्चर क्लियर हो जाती है किसको हमें डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग करनी है, किसको हमें इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग करनी है, और कौन इतना हॉट है जिसको हमें सुपर इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग करनी है। यस सर। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यस सर। अगर मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ तो आपके थंब या कोई निशान मुझे मिल जाएंगे तो सही लगेगा। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एडिफिकेशन। अभी तक आप देखिएगा आपकी एक लिस्ट बनी, लिस्ट बनने के बाद हॉट वार्म कोल्ड सामने आ गया, 100 लोगों की लिस्ट बनी, आपने उसमें से 20 से 25 लोग निकाल लिए उनको आपको टॉप प्रायोरिटी में पहले डेमोस दिलवाने हैं, चाहे वो जूम पे या फिजिकल। उसके बाद एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिफिकेशन का मतलब होता है तारीफ करना।
बट तारीफ ऐसे होनी चाहिए कि उसको ये ना लगे कि हमने ज्यादा ही फेंक दी। अक्सर लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। सी एडिफिकेशन क्या होता है, इन अदर वर्ड्स आई वुड से, एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस कर। फॉर एग्जाम्पल, तेज सर सामने है और विकास सर मेरे सामने है, राइट? दोनों म्यूट कर लीजिए 1 मिनट के लिए। तेज सर और विकास सर, राइट? जी सर। नाउ अब आपको ये समझना है, और सामने पूजा मैम भी आ गई, गुड, बहुत बढ़िया। अब आप ये देखिए, तेज सर, विकास सर आपके प्रोस्पेक्ट है, विकास सर आपके प्रोस्पेक्ट है, राइट? और पूजा मैम डेमो प्रेजेंटर है, यानी कि आपके अपलाइन है। अब आपने जो मीटिंग प्लेस बनाया, आप मान लीजिए विकास सर के घर पूजा मैम को लेकर, तो जनरली क्या होता है, हम जब पूजा मैम और हम सब लोग साथ में गए, तो जब वहाँ इंट्रोडक्शन की बात होती है, हम सिर्फ एक चीज बोलते हैं, ज्यादातर लोग यही चीज बोलते हैं, क्योंकि एडमिशन कोई करता ही नहीं है। क्या बोलते हैं? विकास सर, पूजा मैम है, इनके बारे में आपसे बात कर रहा था ना, जिन्होंने मुझे प्रोजेक्ट बताया था, मैं उनके साथ आ रहा हूँ, पूजा मैम। अब पूजा मैम, विकास सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनका टाइम मुझे कम ही कम मिलता है, आज मिल रहा है मेरे कहने पे, मैम मैं चाहता हूँ आप इनको बता दो। हो गया, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, प्रॉपर एडिफिकेशन कैसे होती है उस पर ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तेज सर, आप अगेन, आपके प्रोस्पेक्ट कौन है? विकास सर, राइट? विकास सर। और पूजा मैम आपकी क्या है? अपलाइन, राइट। तो अब आपने क्या करना है, आपने विकास सर को इंट्रोड्यूस कराना है पूजा मैम। तो कैसे कराएंगे? बहुत सिंपल तरीके से। थैंक यू विकास सर, आपका टाइम मिला। मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाना चाह रहा था, ये पूजा मैम है, इन्हीं के थ्रू मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला। और पूजा मैम, सच बताऊं तो हाईली क्वालिफाइड, ठीक है, इस शहर के बहुत बड़े बिजनेस में है, होटल्स के बिजनेस में है। और इनके थ्रू जब ये प्रोजेक्ट मिला, क्योंकि इनका टाइम ही मुझे नहीं मिल पा रहा, इतनी बड़ी टीम हैंडल करते हैं, इनका टाइम मिलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो इनका टाइम मुझे मिला, इसीलिए मैं इनको आपके पास लेके आया। तो विकास सर, अगले जो 30-40 मिनट हम बात करेंगे, मैं चाहूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मैं भी अपना फोन साइलेंट करता हूँ, थोड़ा सा आप भी साइलेंट कर लीजिए। तो आपको इस प्रोजेक्ट को एक्यूरेट समझाने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं चाहूंगा पूजा मैम आपको, आपने क्या किया, विकास सर से पूजा मैम को इंट्रोड्यूस करा रहे हो अपने क्लाइंट को, राइट? अपलाइन की बात करते हैं, राइट? पूजा मैम, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। आई नो कि आप बहुत बिजी हैं, अपने बिजी शेड्यूल में से आपने मुझे टाइम दिया। ये मेरे मित्र हैं, फास्ट फ्रेंड है विकास सेठ जी, इनका मदर डेयरी का बिजनेस है, ऑलरेडी बहुत बिजी हैं, बट मेरे कहने पे इन्होंने ये टाइम दिया है। मैं चाहूंगा मैम कि जो प्रोजेक्ट आपने मुझे समझाया, इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट है, मैं चाहूंगा अगले 30-40 मिनट में जो आपको लगता है एज इट इज, आप प्लीज विकास सर को समझा दीजिए। अब आपने क्या किया, दोनों को इंट्रोड्यूस करा दिया। एडिफिकेशन का मतलब है राइट तरीके से उनकी तारीफ एक दूसरे के सामने कर देना, ना तो वो झुके ना वो झुके, दोनों बराबर रहने चाहिए, ऐसा भी नहीं। लेकिन हमेशा जो आपका अपलाइन है उसका पलड़ा थोड़ा ऊपर, मतलब अगर एडिफिकेशन हो रही है तो 60% आपके अपलाइन का होना चाहिए, 40% सामने आपके गेस्ट का होना चाहिए। सामने इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने आप पे फेथ किया तभी तो आपको बुलाया, और आपके अपलाइन ने फेथ किया इसलिए वो आपके साथ गया। लेकिन एडिफिकेशन इज एन आर्ट, मैं आपको बता रहा हूं, अगर राइट एडिफिकेशन हो गई ना, 80% क्लोजिंग आपकी वहीं हो जाती है। 80% क्लोजिंग की बात कर रहा हूं आप लोगों से। राइट, मुझे मैम समझ आया? यस सर, थैंक यू, वेरी नाइसली। अब एडिफिकेशन के बाद प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। एडिफिकेशन हो गई, अब आते हैं प्रेजेंटेशन। बेसिकली प्रेजेंटेशन किसका काम है? अपलाइन का। अब प्रेजेंटेशन आज के सिनेरियो में दो तरीके से की जा रही है, एक है फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन, जो 1-to-1 घर पर जाके दिया जा रहा है, और दूसरा है ऑनलाइन प्रोसेस, जो हमारे जूम के थ्रू जो सोशल मीडिया पोर्टल है उन पर हम बात कर, राइट? ठीक है देश सर? राइट सर, राइट, आपके माध्यम से समझा। अब ये दो तरह की प्रेजेंटेशन है, तो कोई भी प्रेजेंटेशन हो लेकिन बेसिक रूल चेंज नहीं होंगे। कौन से बेसिक रूल? लिस्टिंग प्रोसेस,
इनविटेशन प्रोसेस एंड योर एडिफिकेशन प्रोसेस। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अगर जूम पे आ रहे हो तो आप एडिफिकेशन करना भूल जाओ, नो। वहां पर भी आप ही का रोल है इंट्रोड्यूस कराना, और 1-to-1 जा रहे हैं वहां पे भी आपका रोल है इंट्रोड्यूस, दोनों को एक दूसरे से इंट्रोडक्शन। तो कोई सा भी तरीका आप अपनाइए, फिजिकल भी रिजल्ट देते हैं और जूम पे भी रिजल्ट देते हैं। ऐसी भी यहाँ टीम है जिसने आज तक कोई फिजिकल नहीं दिया लेकिन जूम पे डेमो दे दे के 5 अचीव कर, और ऐसी भी टीम है जिसने जूम को कम प्रीफर किया, फिजिकल में ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया, वो 5-6 से जा रहे हैं। और दोनों ही तरीके अपनी जगह सही हैं। बट अगर बिजनेस को बहुत तेजी से अगर बढ़ाना है तो आपको ऑनलाइन बिजनेस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। रीजन क्या है, जब हम फिजिकल डेमो देते हैं तो 1 घंटा मिनिमम 1 घंटा एक डेमो में लगता है, या सुनो। वहीं पर अगर हम जूम पे वो प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो प्रेजेंटेशन टाइम हमारा 30 से 40 मिनट में आ जाता है। यानी कि फिजिकली जहां एक दिन में आप 3 से 4 मीटिंग कर सकते हैं, आप जूम पे वही मीटिंग 8 से 10 तक भी ले जा सकते हैं। यहां पर आपका डेमो का काउंट्स बढ़ेगा तो आपका लॉ ऑफ एवरेज इंप्रूव हो जाएगा। लॉ ऑफ एवरेज इंप्रूव हुआ तो बाय डिफॉल्ट आपकी क्लोजिंग बढ़ जाएगी, क्लोजिंग बढ़ गई तो बाय डिफॉल्ट रैंक इंप्रूव होगा, बिजनेस इंप्रूव होगा, सारी चीज आ जाएगी। सक्सेस का बहुत सिंपल फार्मूला है, मैक्सिमम डेमो मैक्सिमम कन्वर्जन, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन वो मैक्सिमम डेमो अगर राइट लिस्ट पे होंगे तो कन्वर्जन रेशियो आपका 60 to 80% भी जाता है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? पूजा मैम, एम आई क्लियर? यहां सब पॉइंट क्लियर है? यस यस सर। सर। कि आप मेरे पास स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसलिए आपके माध्यम से मैसेज सबकी सभी के लिए ये सवाल है, राइट? नाउ फॉलोअप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने लिस्टिंग करी, आपने इनविटेशन भी देखा, उसके बाद आपने एडिफिकेशन भी किया और आपके अपलाइन ने प्रेजेंटेशन भी की। प्रेजेंटेशन के बाद कभी भी आप देखेंगे सेम मीटिंग में किसी का भी पेमेंट आपको नहीं मिलता है, 99.99%। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या है? ये प्रोडक्ट है हमारा रिलेटेड टू हेल्थ, तो डेफिनेटली ह्यूमन नेचर है, वो उसकी जांच पड़ताल करेगा ही करेगा, वो आपसे समय मांगेगा ही मांगेगा। लेकिन अगर आपने सही तरीके से फॉलोअप किया तो आप ऑन स्पॉट क्लोजिंग भी करते हो। ऐसा नहीं ऑन स्पॉट क्लोजिंग नहीं होती, बट ऑन स्पॉट क्लोजिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने 2,80,000 रुपए पूरे उठाने हैं। ऑन स्पॉट क्लोजिंग का मतलब है उस इंसान का, उस परिवार का माइंडसेट बन चुका है, वो तैयार है। उस टाइम पे आप उससे कह सकते हो कि सर आगे बढ़ने के लिए ये प्रोसेस है, हमें आधार, पैन कार्ड, ये, और आप कौन सा मॉडल, वो अभी तरीका बताऊंगा। बट उससे पहले आता है फॉलोअप। फॉलोअप एक इतना इंपॉर्टेंट टूल है जिसके ना होने की वजह से हमारा सक्सेस बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। आज इंसान से हम मिले, मुझे मैम अगर मैं आज आपके पास आऊं, मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी, हाँ जी सर। और उसके बाद मैं 1 हफ्ते तक आपको कॉल ना करूं, 1 हफ्ते के लिए कहीं चला जाऊं, तो क्या 1 हफ्ते में जो कुछ मैंने समझाया वो याद रहेगा? कुछ याद रहेगा सर, कुछ नहीं याद रहेगा, और अगर इंटरेस्टेड है तो थोड़ा बहुत याद भी रखेगा। थोड़ा बहुत याद रखेगा, लेकिन हाँ। इंटरेस्टेड होना, देखो ये प्रोडक्ट ऐसा है ना, मैं आपको बताऊं 100% लिख लीजिएगा, कोई भी कॉस्ट हो इस प्रोडक्ट की, अगर इस प्रोडक्ट की कॉस्ट 5 लाख भी होती ना, अगर किसी इंसान ने अपने पानी का टेस्ट करा लिया और उसने समझ लिया तो इंटरेस्ट तो उसका बन जाता है, क्योंकि उसे समझ आता है मैं अपने परिवार को एसिडिक वाटर तो नहीं दे सकता, या दे सकता। यस सर। सारी कहानी कहां रुकती है कि ये प्रोडक्ट कॉस्टली है तो इसका फंड कैसे अरेंज करना है, यहां पे बात आती है। और यहीं पर हमारे फॉलोअप का रोल बढ़ जाता है। बेसिकली मेडिकल साइंस बोलती है किसी को भी कोई भी चीज आप दिखाओगे तो उसका असर दिमाग में 24 से 48 घंटे तक रहता है। उसके बाद क्या होता है, छवि जो है घुमिल होने शुरू हो जाता है, धीरे 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 भूलने की लाइफ में और चीजें चल रही होती। तो यहां पर आज अगर हमने डेमो दिखाया तो सबसे पहले इंश्योर करना है कि हमें 24 आवर्स के अंदर ही उसका टाइम मिल जाए। अब यहाँ पर अपलाइन का भी रोल है, जो वो भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बट उससे ज्यादा रोल होता है इंपॉर्टेंट, वो है प्रोस्पेक्ट का। मान लीजिए जैसे हम मीटिंग करते हैं, राइट? मीटिंग करने के बाद अभी मान लो मैंने पूजा मैम को डेमो दिया एग्जाम्पल के लिए,
तो जब पूरा मैंने डेमो दिया, अंकुर भाई भी बैठे हैं, पूजा मैम भी बैठी हैं, पूरा परिवार बैठा है, वहां पे डेमो प्रेजेंटेशन दिया, उसी टाइम पे अगर हम ये बोल देते हैं कि पूजा मैम मुझे मालूम है प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से घर में होना चाहिए, व्हाट यू फील, आपको क्या लगता है ये किचन में होना जरूरी है या नहीं है? प्रोडक्ट देखने के बाद सब लोग बोलते हैं हाँ होना तो चाहिए। तो वहीं पर आप उनके शब्दों को अपने शब्दों में कन्वर्ट करो कि मुझे मालूम है कि जब ये प्रोडक्ट देखा था ना मैम, क्योंकि मैं अपना थॉट प्रोसेस बताता हूं, जब ये प्रोडक्ट देखा था ना, लेना तो चाह रहा था मैम उसके बाद, लेकिन जब इसकी कॉस्ट को देखा तो मुझे लगा यार इसको थोड़ा सा मैं और सोच लेता हूँ, परिवार में डिस्कस कर लेता हूँ। ऐसा ही कुछ आपके मन में चल रहा होगा, सवाल आएगा। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। तो मैम एक काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस मीटिंग के बाद कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आपको जो रिसर्च करनी है, जो पूछना है, तो डेफिनेटली हमारे पास सोर्स ऑफ रिसर्च क्या होता है आज की डेट में, गूगल एंड यूट्यूब, दो ही चीज होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहते हैं। हाँ, तीसरा बहुत ज्यादा वो आपने किसी क्लोजर या किसी नेबर को बात करने वाले होगे या फ्रेंड को बात करोगे। तो मैं आपको कुछ पॉइंट में बता के जा रहा हूँ, इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी रिसर्च में हेल्पफुल होंगे, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में व्हाट्सएप पर। तो मेरी रिक्वेस्ट है, एक तो आप उनसे गो थ्रू हो जाइए। दूसरा, क्योंकि हम अक्सर गलती क्या करते हैं, मैंने एक गलती की थी कि मैंने इस प्रोडक्ट को समझने के बाद मैंने अपने बचपन के दोस्त को फोन कर दिया, उससे पूछा, और उसको कैंगन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब क्योंकि वो मेरे बचपन का दोस्त है, उसने बोल दिया मुझे भाई बहुत महंगा है, ऐसा थोड़ी होता है, बहुत सारी कंपनी देखी आई गई, ये हो गया, तो मुझे भी लगा मेरा बचपन का दोस्त सही बोल रहा है, बट मैं एक्चुअली ना आई वाज रॉन्ग देयर। हेलो, आई वाज रॉन्ग देयर। क्योंकि जब मेरे घर का पानी टेस्ट हुआ, उसमें मैंने देखा मेरे घर में जो पानी पी रहे हैं मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरी वाइफ, कैसे एसिडिक वाटर पिएगी, वो मेरा डिसीजन है। तो मैंने मैम ना इसमें अननेसेसरी के 10-15 दिन खराब कर दिए। एंड में मैंने प्रोजेक्ट में ये मशीन लेके आया घर पे, मैं चाहता हूं आप वो गलती ना करो। तो इफ यू अलाउ मी, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूं, तो एक बार मुझे मालूम है बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे, आप उनको पेन डाउन कर लीजिएगा पूजा में, राइट है? आप सारे पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, और इसके बाद कल एक बार जो भी आपका टाइम हो आप मुझे बता दीजिए, तो हम एक बार 15 मिनट के लिए दोबारा से बैठते हैं। जितने आपके क्वेश्चंस हैं मैं आपके पूरी कोशिश करके सारे आंसर दूंगा। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो डेफिनेटली विल गो अहेड। ओके सर। तो हम कल किस समय मिल सकते हैं मैम? आपके लिए कौन सा टाइम सुटेबल रहेगा? कल सर संडे है तो मॉर्निंग में भी ठीक रहेगा। तो बट अभी हम शाम हो रही है, शाम को आप कर पाएंगे सारी जितने रिसर्च है जो भी आप कर रही है? तो सर इवनिंग में रखते हैं कल। राइट, तो मैं काम करते हैं, कल शाम 5 बजे का टाइम रखते हैं संडे को, और 5 बजे पर बैठेंगे और आप सारे पॉइंट्स लिखिएगा, ठीक है? मैं आपके पास आऊंगा, जितना भी सवाल पूछना आप पूछिएगा, साथ में बैठते हैं और इसको मैं आपके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ओके सर। राइट है, यहाँ पर आपने क्या किया, 24 आवर्स का टाइम ले लिया। बहुत ज्यादा डिले हुआ तो 48 आवर्स, उससे ऊपर नहीं। ओके। जब भी आप किसी भी की क्लोजिंग फॉलोअप 24 से 48 घंटे में करते हैं, आप यकीन मानिए 90% क्लोजिंग हो जाती है, 90%। क्योंकि उस 24 से 48 घंटे में उसने इधर उधर से जो भी बात करी होगी अपने दोस्तों से, जो भी नेगेटिविटी आई होगी, आप उनको लॉजिक्स के साथ, आप उनको लॉजिक के साथ बताते हैं। आपके पास वो हर टूल होना चाहिए, जैसे किलिंग कैंसर नोट पर हम क्या दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, पीपीटी दिखाते हैं, यस और नो? यस। अब वहीं पर मैं पीपीटी दिखा रहा हूँ और फॉलोअप में पूजा मैम के घर जाऊं और वो बुक लेके चला जाऊं और उनको दिखाऊं मैम ये बुक थी जो पीपीटी में थी और इसमें ये था, तो उनका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा। अब मैंने उनको बोला कि यहाँ बिल गेट्स ले रहे हैं, अब वो बिल गेट्स ले रहे हैं, मैंने बोल दिया, उन्होंने सुन लिया। लेकिन अगर फॉलोअप के टाइम पे ऑनलाइन उनको वेबसाइट पे जाके दिखाऊं मैम ये एविडेंस है और ये देखिए यहाँ लिखा है कि बिल गेट्स ने 16 HD50 मशीन यूज की है, तो मैं आपका ट्रस्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो जितने भी सवाल हैं, जो भी देखो, बिलीव मी, टीम ईगल्स में कोई भी अप्लाई हो, जो प्रेजेंटेशन देने जा रहा है ना, उसको हर सवाल का जवाब पता होता है। क्योंकि टीम आप टीम ईगल्स में सबसे अच्छी चीज क्या, पहले एजुकेट किया जा रहा है। लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। अर्निंग पे बाद में ध्यान दे रहे हैं, पहले सबको उस काबिल तो बनाया जाए। इसलिए आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए।
सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। और सपोर्ट, सुपर सपोर्ट, मतलब मैम आपका तो खुद ही केस मालूम है कि कितनी मीटिंग्स हुई होंगी। यस सर। लेकिन इतनी मीटिंग के बाद रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। तो ये चीजें एक प्रोसेस है। तो आपका करना है टाइमली फॉलोअप, यानी कि इमीडिएटली आफ्टर प्लान। इमीडिएटली आफ्टर प्लान क्या होता है कि हमने जो बताया, बताने के बाद उसको समराइज किया, जो अभी अगला पार्ट है मैं बताऊंगा उसमें, और हमने उसी टाइम पे सारे क्वेश्चन आंसर जानने की कोशिश की। मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चन कुछ बाद में आते हैं, लेकिन अगर कोई पहले बोल रहा है उसके इमीडिएट आप आंसर देते चलिए, बचे हुए को नेक्स्ट फॉलोअप में डाल दो। फिर हमारा फॉलोअप 24 से 48 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए। यहां तक क्लियर हो? जब भी कोई मीटिंग हो वहां पर हम उससे कौन सा मॉड्यूल ले रहे हैं, कौन से पेमेंट मोड से वो पेमेंट कर रहे हैं, ये बातें जरूर करनी है। सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज जरूर डालें, उसको तरीका बताएं, मोड ऑफ पेमेंट क्या क्या है। इसके ऊपर एक अलग सेशन हो सकता है, वो हम रखेंगे बाद में। FD, OD, LIC, होम लोन पे टॉप, बहुत सारे तरीके हैं इजी में, जहां लोगों को 100 रुपए में मशीन मिलती है, 1000 रुपए में मशीन मिलती है। इसके बाद पेशेंस रखना है। यस, फॉलोअप में एक चीज ध्यान रखिएगा, मिनिमम आप तब तक उसको फॉलोअप कीजिए एटलीस्ट 2 to 5 मिनट, मतलब 5 मीटिंग तो होनी चाहिए। और जब भी आप किसी का फॉलोअप लेने जा रहे हैं, मैम मान लीजिए मैं आपका प्रोस्पेक्ट हूं, राइट, और आपने मुझे समझाया और मैंने समझा, उसके बाद मैंने टाइम लिया, फिर समझा, फिर उसके बाद थोड़े दिन के लिए टाल दिया, फिर मैंने टाइम लिया, ऐसे करते करते 3, 4, 5 मिनट। जब ये कुछ हो रहा हो ना, आप अपने आप से एक सवाल कर लेना, मैंने कितना समय लगाया था मशीन लेने में? हाउ मैनी डेज आई पर्सनली टुक? हेलो दीपक जी। ऐसा तो कभी होगा नहीं ना कि हेलो दीपक जी, हमारी भी सुन लीजिए। सर मैं इस प्रेजेंटेशन के बाद एक एक करके सारे F&Q का हैंडल कर लूंगा, जस्ट 2-4 मिनट वेट कर लीजिए प्लीज। ओके ओके, राइट, थैंक यू फॉर योर कॉर्पोरेशन। तो हम भी तो टाइम लगा रहे थे सर, हमें 5 दिन भी लगे, 10 दिन भी लगे, राइट, 15 दिन भी लगे, हो सकता है 2 महीने भी लगा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो इंसान के साथ आपका रिलेशन बने रहना चाहिए, कंटिन्यूसली फॉलोअप बने रहना चाहिए, आपका एक्साइटमेंट होना चाहिए, राइट है। तो फॉलोअप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, और टाइमली फॉलोअप उसकी सक्सेस की गारंटी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कहीं से 5 बार मीटिंग के बाद भी अगर आपके पास नो आ रहा है, तो नो का मतलब ये नहीं उसने मना कर दिया, नो का मतलब KNOW, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज है जो अभी आपसे और ज्यादा समझना चाह रहा है। क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो ऐसा है, आज नहीं तो कल नहीं तो 6 महीने में तो आएगा ही आएगा आपके घर, ये तो निश्चित है। कोई पहले लेगा, कोई बाद में लेगा, लेगा जरूर। तो 9 से आपको घबराना नहीं है, वो आपकी वेटिंग लिस्ट है। वो आज आपकी 1A लैग में नहीं आया तो गारंटी तो है कि वो 2A में आएगा, 2A में नहीं आया तो 5A लैग में आएगा। भाई हमें भी तो लॉन्च चाहिए ना आगे, 6A में भी तो खोलनी है, तो 6A के लिए भी तो काम आएगा हमारे भाई। तो उसको उस टाइम पे 5 मीटिंग के बाद थोड़ा टाइम दे, बट रिलेशन हमेशा बना के रखो, वार्म रिलेशन, हेल्थी रिलेशन हमेशा बना के रखो। जरूरी नहीं कि हर टाइम आप उससे कैंगन की बात कर रहे हो 5 मीटिंग के बाद। काम करते रहो, पुराने रिश्ते बने रहने चाहिए। क्लियर है सर? राइट सर, राइट। यस। अब क्लोजिंग्स, सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लोजिंग्स। वन इज assumption क्लोजिंग। assumption क्लोजिंग क्या होती है? assumption क्लोजिंग होती है, ये काम है बेसिकली अपलाइन का, जो प्रेजेंटर है, जो डेमो दिखा रहा है। assumption क्लोजिंग का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आप उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक कमांड दे रहे हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कोई डेमो दिया, प्रोडक्ट का डेमो दिया, बिजनेस का डेमो दिया, मैंने सब कुछ समझा दिया वहां पे, साथ में मैं उनको एक चीज जरूर बोलता जा रहा हूँ। वो क्या बोलता जा रहा हूँ कि सर एज्यूम करते हैं कि आप हमारे साथ आ गए, एज्यूम करते हैं ये मशीन आपके घर लग गई, फॉर आपके घर में ये मशीन लग गई और आपने इसका पानी पीना शुरू किया। 10 से 15 दिन जब आपने पानी किया, आपको इसका क्या हुआ, बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। तो तेसर अगर ये बेनिफिट आपको मिल रहा है तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इस बात को अपने तक हाइड करके रखेंगे या अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल सबको बताना चाहेंगे कि व्हाट गुड यू हैव? बिल्कुल सर, बताना चाहेंगे और लोगों को भी। आप बताना चाहेंगे, राइट?
बिल्कुल सर। अब तेज सर अगर आप बताना चाहेंगे, उस बताने से यानी आपके रेफर करने से कोई आपका दोस्त मशीन ले लेता है, आई एम योर फ्रेंड, मैंने वो मशीन बुक कर दी और मेरे मशीन बुक करने से आपके अकाउंट में 10, 12, 13, 15,000 रुपए आ जाए, आज अपने पास रखेंगे या वापस भेज देंगे? नहीं, अपने पास ही रखेंगे। यहाँ पे आपने दो काम किए। पहला, आपने एजम्पशन में उनको ये एहसास दिला दिया वी आर पार्ट ऑफ सेम फैमिली, यानी कि आई एम ऑल्सो यूजिंग कैंगन वाटर डिवाइस। सबकॉन्शियस माइंड वो चीज एक्सेप्ट कर रहा है और साथ में आपने उनसे वो परमिशन भी ले ली कि इस प्रोडक्ट के बाद मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी भी शेयर करने जा रहा हूं। राइट। तो हमेशा इंसान को एज्यूम कराते रहना जरूरी है। ये पहला प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस आता है आपके पास समराइज क्लोजिंग। समराइज क्लोजिंग में आपको अभी तक जो भी समझाया है उसमें क्या चाहिए, 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, द पेन द सॉल्यूशन विल रिजॉल्व। मतलब आप देखो, कोई भी कंज्यूमर हो, उसको प्रॉब्लम 2-2.5 लाख की वहां नहीं है इस समय। वो तो उसने सोच लिया होगा कि प्रोडक्ट चाहिए। देखो, प्रोडक्ट ऐसा वो चाहता है कि मुझे चाहिए। हमें केवल उसकी प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है और उसका सोल्यूशन देना है। कोई बोल सकता है कि मेरे लोन बहुत चल रहे हैं, मैं अभी और ईएमआई बर्डन नहीं ले सकता। कोई बोल सकता है कोविड के अंदर मेरा सर बहुत खर्चा हो गया, मैं अभी कोई लोन बर्डन नहीं ले सकता। XYZ, आपको उनको प्रॉपर सुनने के बाद तो बेस्ट बेनिफिट्स जो भी होंगे वो उनको बताते चले जाना है। उसके बाद जब आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझा रहे हैं तो उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है। मतलब व्हाट ही इज इन्वेस्टिंग एंड व्हाट ही विल गेट। जहां पर आपके अप्लायंस एक्सपर्ट होते हैं इस चीज में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, ये सारा काम वही करते हैं। लेकिन जो भी प्रेजेंटेटर है उसको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आपने डेमो दे दिया, जब आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी समझा रहे हो, तो उसको साथ में समराइज कर दो। सर मैंने देखिए आपको क्या बताया, ये टेक्नोलॉजी का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस आयोनाइजर। ठीक है, लोग अल्कालाइन पे फोकस करते हैं। बेसिकली हमारी डिवाइस खाली अल्कालाइन पे नहीं काम करती है, इसको हम बोलते हैं अल्कालाइज्ड वाटर, बिकॉज इसमें 3 प्रॉपर्टीज हैं। अब सर ये जो डिवाइस है ये 47 ईयर ओल्ड टेक्नोलॉजी है, जापान की टेक्नोलॉजी है। ये वहाँ हॉस्पिटल्स में दी जाती थी। उसके बाद 2003 में अमेरिका में गई, 2016 में इंडिया में आई। भारत के अंदर इसको प्रोजेक्ट स्किल इंडिया के साथ मर्ज किया है, ऑथराइज किया गया है। ये 100% लीगल है। मेडिकल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह में ये मशीन यूज हो रही है, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया। अमीर से अमीर आदमी भी ले रहा है, वीआईपीज भी ले रहे हैं, सेलिब्रिटीज भी ले रहे हैं। ये सब मैंने आपको बताया, राइट सर? मैंने क्या किया, पूरा का पूरा डेमो 2 मिनट के अंदर समराइज कर दिया, सो दैट वहां पर जो अगर कुछ चीज भूला होगा वो दोबारा रिकॉल हो जाएगी। और साथ में उसको मैंने क्या किया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर दी। तो अजम्पशन में क्या गया, दिमाग में एक माइंडसेट बनाया कि यस मुझे ये मशीन लेनी है या ले चुका हूं। सेकंड, समरी कर दी ताकि उसको कोई कंफ्यूजन ना हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड को बोलते हैं हम लोग नाउ और नेवर क्लोजेस। मतलब इसको बोलते हैं ट्रस्ट बेस्ड। इसको आप हैसल क्लोजिंग भी बोल सकते हो, फेथ क्लोजिंग भी बोलते हो, फेथ ट्रांसफर भी बोलते हो, आपके बहुत सारे नाम हैं। देखो एक चीज समझना, अगेन तेज सर, मान लीजिए मैंने आपको ये डेमो दिखाया, मैं प्रेजेंटर हूं, पहली बार आपके सामने आके बैठा हूं, और मान लीजिए दुष्यंत जी आपके दोस्त हैं, आपके खास दोस्त, आप दुष्यंत जी के साथ बचपन के साथ खेले हो, बड़े हो, सब हो। मैं कितनी भी अच्छी प्रेजेंटेशन दे दूं, कितना भी आपको समझा दूं, क्या मेरे समझाने पे, कहने पे आप मुझे 2,20,000 2,79,000 दे सकते हो क्या? नहीं सर। लेकिन मेरे स्थान पर दुष्यंत अगर ये बोल दे कि देख भाई, अभी तो कंपनी को छोड़, दीपक जी ने जो समझाया था समझ आ गया होगा, मुझे पता है, अभी तुझे क्या करना है, तेरा दोस्त यहाँ बैठा है दुष्यंत, ये पैसा समझ ले दुष्यंत को दे रहा है, देगा? बिल्कुल। सामने से आएगा, हाँ भाई तू बोल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका फेस जो है ना, वो दुष्यंत है वहां पे, दीपक नहीं है वहां, राइट? दीपक नहीं आ रहा, वो दुष्यंत आ रहा है। दुष्यंत ने जब बोला तो क्लोजिंग में 3 चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी, और ये लाइन आप फिक्स है, आप रट सकते हैं आप इसको, और कभी फेल नहीं होती है, कहीं ना कहीं असर दिखाएगी। रूल नंबर 1, ठीक है ना? देख भाई, मैं तुझे एक चीज बोल रहा हूँ, हो सकता है दीपक जी तेरे लिए नया है, हो सकता है एनएच तेरे लिए नहीं, ये सब कुछ तेरे लिए नया है, ठीक है ना?
लेकिन मैं तो तेरे साथ बचपन से जुड़ा हूं, घर भी मेरा यही है, तो एक चीज तो क्लियर है, अभी तो सबको छोड़, मुझे याद रख, तो तुझे ये मशीन मेरे कहने पे लेनी है। ये कहां बात हो रही है? बिल्कुल हॉट रिलेशन की, राइट? राइट। दूसरा, तूने पैसे दिए और मशीन घर में नहीं आई। तुमने पैसे दिए और मशीन घर में नहीं आई, तो भाई पैसे वापस दूंगा मैं। तुमने पैसे दिए, मशीन घर में नहीं आई, तो तुम्हारे पैसे वापस दूंगा मैं। करेक्ट। जैसा इन्होंने बोला, साल भर तक हम मिलके काम करते हैं, तुमने हर वो सिस्टम फॉलो किया जो हमने सिखाया, तूने काम किया और तुम्हारे को पे आउट नहीं आया, तो पैसे दूंगा मैं। अब उनका जो मेन डर था अंदर का, वो क्या था, कहीं मेरे को कोई लॉस ना हो, तो वो क्या किया, आपने अपना फेथ ट्रांसफर कर दिया कि पहली चीज मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो यू आर गिविंग मनी टू मी इनडायरेक्टली। जा तो कंपनी मेरा है पैसा, लेकिन भाई टेंशन ना ले, मैं बैठा हूं। बिल्कुल सर। तुमने पैसे दे भी दिए, लेकिन मशीन अगर डिलीवर नहीं हुई है या मशीन तेरे घर में नहीं पहुंच रही है, तो मेरी गारंटी है मैं तो ये पैसा रिटर्न करूंगा। और अगर काम किया, काम करने के बाद भी कमीशन नहीं आया, जो बताया दीपक जी को पे आउट नहीं मिले, तो भी पैसा मैं वापस दूंगा। तो तीनों केस में चेहरा कौन है? दुश्मन। तो आप फेथफुली उस पे फेथ करके डेफिनेटली मन बनाओगे या नहीं बनाओगे? बिल्कुल सर। तो ये जो तीसरी क्लोजिंग है, ये बेसिकली 100% फेथ ट्रांसफर की क्लोजिंग है। मुझे नहीं पता था। मैं सीरियसली बताऊं, इनिशियल स्टेज डेज में जब मैं क्लोजिंग करने, मेरे अपलाइन होते थे, सब होते थे, वो समझाते थे, उन्होंने हमें समझाया, रोज जी ने हमें समझाया। मेरे बैग में चेकबुक होती थी, मुझे मैं चेकबुक लेके चलता था उस टाइम पे, और सामने मुझे पता है कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, उसको मैं एक ही चीज बोलता था, मेरे भाई सब छोड़, साल भर मिलके काम करते हैं, अगर 1 साल के अंदर काम करके मशीन की कॉस्ट रिकवर नहीं हुई ना, ये पड़ा दीपक शर्मा का चेक, 366वें दिन का काट के दे रहा हूं, चेक लगा लेना, पैसे ले लेना। ये हो गई गारंटी, ये हो गई गारंटी। तो जब ये सारी चीजें वहां जाती है सामने, तो उसको लगता है यार प्रोडक्ट में भी दम है, मैं लेना भी चाह रहा हूँ, भाई गारंटी भी ले रहा है, मैं तो दीपक को जानता हूँ, मैं तो सॉरी दुष्यंत को जानता हूँ, तो आपका माइंडसेट बनता है कि हाँ ले लेते हैं। उसके बाद भी 2-3 अगर फॉलोअप लेने पड़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो टाइम उनका फंड अरेंजमेंट कराने का है। कोशिश करो डॉक्यूमेंट्स और एडवांस बुकिंग अमाउंट बेशक 10,000 हो, क्लोजिंग आपकी ऑन स्पॉट क्लोजिंग वही माने जाती है। जब बिजनेस समझा दिया, माइंडसेट बन गया, उन्होंने मन बना लिया, तब आज को सिर्फ इतना ही बोल सकते हो। ठीक है सर, बाकी मैं आपके साथ बैठा हूं, हम अरेंज करते हैं, हम बहुत सारे तरीके हैं, लोन के भी बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर मेनी वेज ऑफ मेड पेमेंट मोड, हम उस पर कल डिस्कस करेंगे। तो आपने फॉलोअप के लिए एक फिर कल का टाइम ले लिया, और अगर उन्होंने वहां पे पेमेंट कर दी तो आपकी तो कंफर्म क्लोजिंग होगी ना, बेशक उसमें 10 दिन लग जाए, 12 दिन, लेकिन कंफर्म क्लोजिंग है वो। यहां तक समझ आया आपको? क्लियर है? राइट? राइट सर, राइट। बेसिकली मैंने आपको बताया, नाउ और नेवर क्लोजिंग आल्सो नोन एज फेथ ट्रांसफर क्लोजिंग, व्हिच हेल्प्स इन डूइंग क्लोजिंग ऑन स्पॉट। डूज एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट्स में आपको जो ध्यान रखने वाली चीज है, सबसे पहले जो भी आपकी टीम में आ रहा है उसको आप इंश्योर करेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर लेके जाएं, दैट इज www.energic.in। वहां पर ले जाने के बाद पूरा सिस्टम है, सर्टिफिकेट डाउनलोड कहां से होते हैं, कंपनी की टर्म पॉलिसीज क्या है, उसके बाद स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वो लॉगिन पासवर्ड क्या है, इस सब में आपको अपने हेल्प करनी है। इसके बाद क्या करना है आपने, अंडरस्टैंड योर बिजनेस बिफोर टेकिंग ए स्टार्ट, तो पहले ये कर लिया। उसके बाद उसका ग्राफ, जो हमारा स्ट्रक्चर ग्राफ आपने देखा होगा एनर्जी का, वो उनको समझाना है। उसके बाद मीटिंग एंड ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस समझानी है। उसके बाद आपको ऑनरशिप फीलिंग, मतलब आप जब वहां पर दिल्ली और में और मेट्रो सिटीज में तो एक्सपीरियंस सेंटर हैं, जैसे हमारे इंद्रपुरम में सेक्टर बना हुआ है एक्सपीरियंस सेंटर, बेटर है आप अपनी टीम के साथ वहां जरूर एक बार विजिट करके जाए। जहां भी नियर बाय आपके एक्सपीरियंस सेंटर है, एक बार पर्सनली विजिट करके आइए। यू शुड फील दैट यू आर ऑनर ऑफ दैट। इसी के साथ एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है।
हर ट्रेनिंग, हर सिस्टम, हर बुक्स जो आपको बताई जाती है वो पढ़नी ही पढ़नी है। और हैव फेथ ऑन योर अपलाइन, ये एक फॉर्मूला है। अपलाइन पे अगर आपने फेथ नहीं किया तो आप सक्सेस डिले हो जाएगी। फेल वर्ड मैं कभी यूज नहीं करता हूं दोस्तों, लेकिन अपलाइन पे अगर फेथ कर रहे हो तो जो सक्सेस आपको 2 साल बाद मिलनी थी, 3 साल बाद मिलनी थी, यहाँ आपको 6 महीने में मिल जाएगी, 3 महीने में मिल सकती है। डोंट्स में ध्यान रखना, ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। प्रीजज नहीं करना है लिस्ट बनाते हुए, किसी की ईगो के साथ, ईगो मतलब किसी को हर्ट नहीं करना, कोई ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना है कि सामने वाले को उसका बुरा लगे। किसी ने पेमेंट दी गई, बहुत सारी चीज ऐसे होती हैं कि जहां पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी भी तरह का मनी से रिलेटेड कोई काम आपको नहीं करना है, मिस नहीं करना है। मनी का सिस्टम एक चीज क्लियर बताया, तो हम लोग अपने हाथ में पेमेंट नहीं लेते हैं किसी भी प्रोस्पेक्ट से। एक हमारे पास QR कोड है, एक हमारे पास अकाउंट डिटेल है। जो भी पैसा कस्टमर देता है वो डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में देता है। तो नेवर एवर टेक कैश किसी से ले लिया फिर उसमें डिले हो गया डिपॉजिट करने में, क्योंकि कंपनी में कैश डिपॉजिट नहीं होता है दोस्तों। ये सभी के लिए बोल रहा हूं, केवल और केवल हमारे पास चेक, DD, RTGS, NEFT, QR कोड से पेमेंट, ये सब होगा। तो किसी के साथ भी आप इस तरह का कैश को रिलेटेड कोई मिसयूज नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। नाउ ध्यान रखना है, किसी के वर्क प्लेस पे डेमो नहीं देना है। उसका कारण यह है, जो वर्क प्लेस पे इंसान बैठा है वो ऑलरेडी अपने रूटीन जॉब वर्क में बिजी है। आप लाख चाह के भी उसके पास आने वाली कॉल्स को नहीं रोक सकते। आप उनके वर्क प्लेस पे गए, किसी कस्टमर की कॉल आ गई, किसी क्लाइंट की कॉल आ गई, बॉस की कॉल आ गई, जहां वो 1-2 बार उठे आपका फ्लो टूट जाएगा और वो जो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट है वो आपको नहीं मिलेगी। तो प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस बनाने के लिए कोशिश कीजिए पर्सनल टाइम आपको लेना पड़े, और उसके लिए बेस्ट प्लेस है हमारे यहाँ पर, घर पर जाके मीटिंग करें। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एन ग्राफ। यहां पर आपको एन दिख रहा है, कुछ रैंक मैंने लिखी हुई है, अभी और कुछ नहीं लिखा हुआ है, राइट। ये दिख रहा है, विजिबल है, सबको दिख रहा है। तेसर, यस सर, यस सर, रैंक लिखी है और एन बनाया और कुछ नहीं किया। सी, इसको समझ लिया और इसको इंप्लीमेंट कर दिया तो आप जिंदगी में भी डायरेक्ट सेलिंग में फेल नहीं हो सकते। ये प्रॉपर कहलाता है एन ग्राफ। इसमें सबसे पहले एफर्ट्स, ये जो एरिया यानी कि जो लेफ्ट साइड एरिया है वो आपका एफर्ट्स का एरिया है, कितनी मेहनत हम करते हैं, कितने एफर्ट्स हम डाल रहे हैं। और राइट साइड में क्या है हमारे पास, इनकम मॉडल है, यानी कि इनकम, राइट है। अब इसको समझते हैं। जब हम सिस्टम में आते हैं हम एक यूजर होते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ आई और हमने एक ड्रीम लिखा। सबका ड्रीम एक होता है कि कम से कम मुझे 6 से पहले जाना, उसके बाद 62-3 जाना है, ऐसा ही होता है। तो एन ग्राफ थ्योरी क्या बोलती है कि जब भी किसी कार्य को हम शुरू में करते हैं तो हमारे वहां पर उस कार्य को करने के लिए 100% एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन उसका आउटपुट हमें नजर नहीं आ रहा होता। कई बार क्या होता है, पहले 2 से 3 महीने हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, डेमो पे डेमो दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो क्लोजिंग डिले हो रही है, तो हम क्या होता है, थकने लगते हैं। ऐसा नहीं है। आप कभी बिल्डिंग को देखना, बड़ी से बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग आप लोग बनाओगे तो उसमें एक चीज देखना, फाउंडेशन जब बनती है तो गहराई में बनती है, वो दिखती नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत और एफर्ट्स भी तेसर वहीं लगते हैं। वो फाउंडेशन नीचे जा रही है, अभी खूबसूरत बिल्डिंग नहीं बनी लेकिन मेहनत बहुत लग रही है उसमें। यहां पर भी पहले 2 से 3 महीने ये जो रैंक है 1A to 3A बनने वाली, यानी पहली 10 मशीन आपकी टीम के होने में जो मेहनत लगती है वो आपको 100% एफर्ट्स वाली मेहनत है, जहां आपको शायद, क्योंकि एनर्जी इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है कि अगर आपने एक आईडी भी निकाली आपकी टीम में से तो आपको 9,000 या 13,000 तो मिलेंगे। मैं हम मान के चलते हैं 100% एफर्ट्स है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ऐसा दिखता है। लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट कुछ टाइम के बाद, जैसे ही आप 3A बनते हैं, 3A से 4A की तरफ बढ़ते हैं, वहां पर आपके एफर्ट्स एज कंपेयर टू फर्स्ट 3 मंथ थोड़े से कम हो रहे हैं। थोड़े से कम मतलब ये नहीं कि डेमो देना कम कर दिया, लेकिन उस 3 महीने में आपको इतना आइडिया लग जाता है कि डेमो को प्रेजेंट कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, पेमेंट कैसे लेनी है, तो आपके एफर्ट्स वहां पर कम हो जाते हैं। डेमो तो उतनी स्पीड से चलने चाहिए, मैक्सिमम डेमो मैक्सिमम क्लोजर, बट जो क्लोजिंग पहले जहां 10 में से या 20 में से एक आईडी क्लोज हो रही थी, अब यहां आते आते आपको 10 में से 2 से 3 आईडी क्लोज होने लगती है।
तो पेशेंस बना के रखना है। द मोमेंट जब आप बढ़ते हैं 6A की तरफ, 5A से 6A की तरफ, तो यहां पर क्या होता है, 50% एफर्ट लगते हैं और 50% इनकम आ रही होती है। जितनी आप मेहनत कर रहे हो उतना ही आपको रिजल्ट भी दिख रहा है। रीजन, एक 5A से 6A जो इंसान बनता है, जब 6A इंसान बन जाता है तो उसके पास 101 लोगों की टीम है, तो वो खुद भी मेहनत कर रहा है और उसकी 101 लोगों की टीम में भी मेहनत हो रही है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, 8A और नॉन 8A दोनों का पैसा बराबर आ रहा है वहां पर। तो जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतना ही, लेकिन वो रिजल्ट कब आया, जब हम 6A बनने जा रहे हैं। जब 6A और 6A2 बने, उसके बाद आती है 6A2 रैंक। 6A2 रैंक में लिटरली आपकी मेहनत कम होती है, इनकम बहुत ज्यादा होती है। 6A2-2 पे एक्चुअली आप एक तरह से रॉयल्टी क्लब में आ जाते हैं, जहां मेहनत कम है। मेहनत इसलिए कम है क्योंकि आपका टीम साइज उस समय 1000 प्लस में चला जाता है। अब 1000 लोगों में से 100 लोग भी काम कर रहे हैं, तो आपका काम पता क्या हो जाता है, आपका काम होता है टीम को मैनेज करना, टीम को ट्रेनिंग देना, टीम को मोटिवेशनल लेवल पे तैयार रखना, उनका उत्साह बना के रखना, उनके साथ ग्राउंड पे लग के उनकी क्लोजिंग में एफर्ट्स करना। कहीं कोई टीम का ऐसा इंसान है जो बिल्कुल आज ज्वाइन कर रहा है, एफर्ट्स कर रहे नहीं आ रहे, तो आपका एक्सपीरियंस वहां पे ऐड हो जाना चाहिए। कोई भी नया इंसान है, उसके साथ अगर आप एज ए 6A, 6A2 या -2, -3 व्हाटएवर, आप जब वहां पर अपने एक्सपीरियंस को जोड़ते हैं तो उसके एफर्ट्स वहां पर रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। वो इंसान है तो 0 मतलब 100% एफर्ट्स के साथ, लेकिन साथ में आपके एफर्ट्स होने से रिजल्ट ज्यादा अच्छे आने लगते हैं। उसके बाद जब ये चीज लास्ट रैंक जब आती है, लास्ट इसलिए बोल रहा हूं, एक पहला माइलस्टोन है एनर्जिक का, जिसको एक्चुअली रॉयल्टी बोलते हैं। $5000 पर मंथ, हर कोई ये चाहता है। कितने लोग चाहते हैं $5000 पर मंथ फिक्स हो जाए? तो जितने लोगों ने हाथ उठाया, जितने लोग चाहते हैं, तो दोस्तों एक चीज की क्लियर है, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये जो 4 स्टेप है ना पहले, ये आपको 100% फॉलो करने पड़ेंगे। आपको उसके लिए पेशेंस भी रखना पड़ेगा, आपको अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। इनकम तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी, इनकम का टेंशन मत लीजिए, बट ईमानदारी से जितने एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है उतने एफर्ट्स तो आपको लगाने होंगे। जिसमें आपकी हेल्पलाइन, जिसमें आपको हेल्प करने वाले हैं आपकी अपलाइन, और आपको हेल्प करने वाले हैं आपके मेंटोर। चूज योर मेंटोर वाइजली, याद रखिएगा, हमेशा अपने मेंटोर को बहुत आराम से सोच समझ के, समझदारी के साथ चूज कीजिएगा, क्योंकि वही आपके सक्सेस के लिए काम आएगा। आज हम लोग किसके मेंटरशिप में काम कर रहे हैं? रोहित आर्यन जी की। क्यों हमें सक्सेस ग्रोथ, आपका टीम ईगल्स का सक्सेस रेशियो देखना कभी तो सबसे ज्यादा क्यों दिखता है? बिकॉज हमारी टीम के जो फाउंडर हैं, हमारे टीम ईगल्स के जो फाउंडर हैं, वो वर्ल्ड में टॉप 6 में आते हैं। अभी हुआ था ना एक कॉन्टेस्ट, सितंबर अक्टूबर में एक कॉन्टेस्ट आया था हाईएस्ट सेल का, हमारे रोहित जी टॉप 6 में थे। तो जब लीडर ही वर्ल्ड में ग्लोबली टॉप 6 में है, तो उनकी टीम किस रैंक पे आएगी? तो हमेशा अपनी टीम के लीडर्स, टीम के प्लान पे फेथ बना के रखिए, मेंटर पे फेथ बना के रखिए, और जितना आपको बताया जा रहा है सिर्फ उतना कीजिए। आप शरीर अपना यूज करो, माइंड अपलाइन का यूज करो, शरीर अपना यूज करो, माइंड अपलाइन का यूज करो, सक्सेस आपको मिलती जाएगी। तो एन ग्राफ क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर, सभी को क्लियर है? तो यहां तक मुझे आपको आज समझाना था सर। उम्मीद है मेरे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। मैं अपने संदेश जो समझाने की कोशिश कर रहा था, आपने वो पॉइंट्स नोट किए होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आज की ट्रेनिंग का मुद्दा था जो बेसिक हमारे फंडामेंटल्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या करनी चाहिए, उसके बाद हमारी लिस्टिंग कैसे होती है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे होती है, फॉलोअप क्लोजिंग कैसे करना है, ये आपको बेसिक्स हैं। इस बेसिक्स से कोई भी जरा सा भी इधर से उधर होगा या इन बेसिक को बाईपास करने की कोशिश करेगा, तब सक्सेस डिले होती है। और जो भी इन बेसिक्स को एज इट इज फॉलो करता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। इससे अभी सिर्फ ट्रेलर है। मैं चाहूंगा जितने यहाँ लोग बैठे हैं, ठीक है, तो वो अपने अप्लायंस से कांटेक्ट करें। किसी भी तरह की कोई क्वेरी आती है, कुछ भी सवाल आता है, आपके लोग, आपके अप्लायंस, आपके मेंटर बहुत अच्छे से आपको समझाने में क्षमतावान है, बहुत अच्छी कैपेबिलिटी रखते हैं, उनसे जरूर कांटेक्ट बना के रखिए।
ऑलरेडी गिवन टाइम से मैं 20 मिनट्स आगे जा चुका हूँ, ठीक है, तो बहुत डिले हो गया है, इसलिए अभी का सेशन हम यही खत्म करते हैं। एनी क्वेरीज के लिए क्वेश्चन है, सूसर का क्वेश्चन है, सूसर ने हैंड रेज किया है। सूद सर का क्वेश्चन। अरे सूद सर प्रणाम। दीपक जी, पहले तो मैं आपको बहुत बधाई दे रहा हूँ कि इतना अच्छा सेशन आपने किया, बिल्कुल मजा आ गया। आशीर्वाद सर। सेकेंडली, मुझे जैसे मेंटर हमारे बताते रहते हैं, अभिषेक जी, दासी साहब, रोहित जी, कि हमें हर मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा और मुझे एक ऐसी सीख मिली है फिर, जो आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव, उससे मुझे पता है कि 2-4 आप लोग मेरे आंखों में आ गए तो मुझे 3 महीने के अंदर मैं 2-4 और क्लोजिंग कर दूंगा, क्योंकि हम सीधा उनको नहीं बोल सकते हैं कि आप आ जाओ, तो हम उनके थ्रू बोल सकते हैं कि आप अपने बच्चों को उनको ले आओ, तो अपना पाएंगे वो भी, शायद ना भी आए तो दे कैन परस्यूड अदर्स। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू दीपक जी। थैंक यू सर, माय प्लेजर। आप ही से सीख रहे हैं सब। सो नाइस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ठीक है सर।